नमस्कार दोस्तों, सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राम। आज की शॉर्ट रिवीजन क्लास में हम टेंस, सीक्वेंस ऑफ टेंस, ट्रांसलेशन और करेक्शन ऑफ सेंटेंस के बारे में चर्चा करेंगे। यानी टेंस से रिलेटेड आपके जो भी टॉपिक दिए गए हैं उन सब का हम एक ही क्लास के साथ अध्ययन करेंगे। तो चलते हैं क्लास की तरफ। आज का पहला प्रश्न देखना, सुबह से बारिश हो रही है, रहा है, रही है, रहे हैं। हमें पता चला कि ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट टेंस है। प्रेजेंट में भी रहा है, रही है, ये तो कौन से में आते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आते हैं। लेकिन इसमें समय दिया गया है, बारिश कब से हो रही है, सुबह से हो रही है। जब भी समय दिया जाए तो वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है, यानी उसमें सिंस और फोर का प्रयोग होता है। देखो इट इज रनिंग, ये तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में सिंस या फोर का प्रयोग नहीं है। इसमें सिंस का प्रयोग तो हुआ है, लेकिन इट इज रनिंग ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस को ही दर्शा रहा है, इसलिए इसमें सिंस का प्रयोग नहीं होना चाहिए था। इसमें देखो इट हैज़ बीन रनिंग, बिल्कुल इसके अंदर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस आया है, लेकिन फ्रॉम मॉर्निंग होता है। इसमें देखो इट हैज़ बीन रनिंग सिंस मॉर्निंग। हमें पता है जब भी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात करते हैं या तो सिंस लगता है या फोर लगता है, फ्रॉम नहीं लगता, इसलिए सी ऑप्शन गलत था। इसमें देखो सिंस लगेगा। जब भी फिक्स टाइम दिया जाए यानी मॉर्निंग या फिक्स जो भी टाइम हो उसके लिए सेंस लगाते हैं। जब अवधि दी जाए जैसे 2 घंटे में, 4 घंटे में, तब फोर का प्रयोग करते हैं। तो इट हैज़ बीन रनिंग सिंस मॉर्निंग, यानी सुबह से बारिश हो रही है, यानी समय दिया जाए तो सिंस या फोर का प्रयोग करते हैं, वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है। तो ऑप्शन नंबर इसमें डी करेक्ट है। अब देखो इट और देर के बारे में बात कर लेते हैं। इट कहाँ लगता है, जब समय, मौसम, दिनांक या दूरी की बात हो। यहाँ बारिश की यानी मौसम की बात हो रही थी तो यहाँ इट लग गया था। तो इट समय, मौसम, दिनांक और दूरी के लिए लगता है। देर कहाँ लगता है, किसी चीज़ की उपस्थिति या संख्या को दर्शाने के लिए देर का प्रयोग करते हैं। जैसे देर आर 50 स्टूडेंट इन द क्लास, तो यहाँ क्या लगा दिया, देर लगा दिया, यानी किसी चीज़ की उपस्थिति या संख्या को दर्शाने के लिए हम देर का प्रयोग करते हैं। देर आर 50 स्टूडेंट इन द क्लास। इट का प्रयोग कहाँ करते हैं, समय, मौसम, दिनांक या दूरी को दर्शाने के लिए इट का प्रयोग करते हैं। आप याद रखना सिंस और फोर को भी, सिंस निश्चित समय बिंदु यानी पॉइंट ऑफ टाइम के लिए यूज होता है। जैसे मंडे हो गया, 2020 हो गया, मॉर्निंग हो गया, 8 AM हो गया, यस्टरडे हो गया, लास्ट नाइट हो गया, यानी फिक्स टाइम आता है। फोर का प्रयोग कब करते हैं, जब हमें समय की अवधि यानी पीरियड ऑफ टाइम आता है। जैसे 2 आवर्स हो गए, 3 डेज हो गए, ए लॉन्ग टाइम हो गया, 5 ईयर्स हो गया। जब भी अवधि की बात करें तो फोर लगाओ, जब भी फिक्स टाइम की बात करें तो सिंस लगाओ। और ये दोनों लगते कहाँ हैं, ये परफेक्ट कंटिन्यूअस में लगते हैं, चाहे तो वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, चाहे वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो या फ्यूचर हो। दूसरा प्रश्न देखना, मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले ही गाड़ी जा चुकी थी। यहाँ दो क्रियाएं हो चुकी है, हमें पता है चुकी थी, यानी दोनों पास्ट में होनी चाहिए। एक पास्ट टेंस आ जाए आपके तो वो दोनों ही पास्ट टेंस ही आएंगे। ऐसा नहीं है एक क्लोज में तो पास्ट टेंस आ जाए, एक में फ्यूचर आ जाए। अगर कहीं भी वाक्य में पास्ट टेंस आया है तो पूरा वाक्य पास्ट टेंस के अंदर ही जाएगा। तो मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी जा चुकी थी, हमें पता चला ये पास्ट टेंस है, तो पास्ट टेंस के अनुसार हेल्पिंग वर्ब लगानी है। तो इसमें दो क्रियाएं हो रही है। देखो जब दो भूतकालीन क्रियाएं होती है तो जो पहले क्रिया होती है उसके लिए तो पास्ट परफेक्ट लगाते हैं, और जो बाद में होती है उसके लिए सिंपल पास्ट का प्रयोग किया जाता है। इसमें देखो ट्रेन जा चुकी है सबसे पहले हुई क्रिया है, और मैं स्टेशन पहुंचा ये बाद में हुई क्रिया है। तो गाड़ी जा चुकी है या ट्रेन जा चुकी है उसके लिए पास्ट परफेक्ट यूज करेंगे। तो कौन से में हो रहा है, ऑप्शन नंबर बी देखो, द ट्रेन हैड लेफ्ट। अब हैड लेफ्ट क्यों आया, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, वो होता है पास्ट परफेक्ट। अब बिफोर आई रीच्ड द स्टेशन, आई के साथ रीच्ड यानी सेकंड फॉर्म आती है, वो होता है सिंपल पास्ट। सेकंड फॉर्म आएगी वो सिंपल पास्ट होगा, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी वो पास्ट परफेक्ट होगा। तो दो अगर क्रियाएं पास्ट में हो रही है तो जो पहले क्रिया होती है वो पास्ट परफेक्ट में आती है, बाद में होती है वो सिंपल पास्ट में आती है। तो द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर आई रीच्ड द स्टेशन, बिल्कुल इसका सही ट्रांसलेशन यही है। इसमें देखो हैड बीन लगाया है, हैड बीन के साथ तो आई एन जी आती है इसलिए ये कट गया था। इसमें देखो द ट्रेन लेफ्ट ऑलरेडी, द ट्रेन लेफ्ट ऑलरेडी। अब लेफ्ट ऑलरेडी आई हैड रीच्ड द स्टेशन, हमें जो पहली क्रिया होती है वो पास्ट परफेक्ट में लगानी थी, इसलिए ऑप्शन नंबर सी भी गलत था। द ट्रेन हैज़ लेफ्ट नहीं होता है, यहाँ पास्ट प्रेजेंट टेंस नहीं ला सकते थे, इसलिए हैज़ कट गया। आप हेल्पिंग वर्ब के अनुसार टेंस और इन ऑप्शनों को काट लिया करो। तो मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी जा चुकी थी, दो क्रियाएं थी, दोनों पास्ट में थी, तो पहले वाली पास्ट परफेक्ट, दूसरी सिंपल पास्ट। पास्ट परफेक्ट वो होगी जो हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, और पास्ट सिंपल वो होगी जिसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। ये दोनों पर्सन हमारे ट्रांसलेशन से संबंधित है कि प्रेजेंट में ट्रांसलेशन आए तो कैसा करना है, पास्ट में आए तो कैसा करना है, हमें हेल्पिंग वर्ब के अनुसार पहचानना है।
तीसरा प्रश्न देखना, तुम रात को कब सोते हो। ये भी ट्रांसलेशन का है, तुम रात को कब सोते हो, ये एक प्रश्नवाचक वाक्य है। तो तुम रात को कब सोते हो, जब भी टाइम पूछा जाता है तो यहाँ देखो व्हाट टाइम, कब यानी समय पूछा जाता है कि कब सोते हो, ये समय पूछें तो इसके लिए व्हाट टाइम का यूज करते हैं। व्हाट टाइम का यूज, अब देखो कब, वैसे तो क्या होता है वेन यानी कब होता है, लेकिन जब टाइम पूछा जाता है तो वेन का प्रयोग नहीं करते। तो इन दोनों में वेन आया था, वेन नहीं आएगा, क्या आएगा, व्हाट टाइम का यूज करते हैं। जब भी समय पूछा जाता है तो व्हाट टाइम का यूज करते हैं। तो ये वेन आपको डिस्टर्ब कर रहा है, वेन यानी कब होता है लेकिन कब नहीं आएगा, क्योंकि जब हम टाइम पूछते हैं तब व्हाट टाइम का यूज करते हैं। तो व्हाट टाइम, इसमें देखो व्हाट टाइम एक में आया तो ऑप्शन नंबर ए ही इसमें करेक्ट था। व्हाट टाइम डू यू स्लीप एट नाइट, प्रेजेंट का वाक्य था तो प्रश्नवाचक वाक्य में डू या डज का प्रयोग करते हैं। तो व्हाट टाइम डू यू के साथ डू लगता है तो डू यू स्लीप एट नाइट, लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह। समझ चुके होंगे टाइम पूछने के लिए व्हाट टाइम का यूज करते हैं। चौथा प्रश्न देखो, रुद्र ने किताब क्यों फाड़ी, ये भी प्रश्नवाचक वाक्य है, रुद्र ने किताब क्यों फाड़ी। अब देखो द बुक वाज, ये तो इसका स्ट्रक्चर ही गलत है, क्योंकि पर्सन बनता है तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आती है या WH वर्ड आता है। अब इन दोनों में तुम देखो वाई, वाई सब में आ रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब वाई के बाद में क्या आता है, रुद्र ने किताब क्यों फाड़ी। तो हमें पता चला किताब फाड़ चुका है यानी पास्ट टेंस है। तो पास्ट टेंस की अगर बात करते हैं तब उसमें क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब आती है। तो इसमें देखो टी और फर्स्ट फॉर्म तो प्रेजेंट की बात कर रहा है, नहीं आएगा। इसमें द बुक वाज, इसका तो स्ट्रक्चर इसका भी गलत है क्योंकि हेल्पिंग वर्ब आती है। अब देखो WH वर्ड आ गया तो उसके तुरंत बाद में क्या आएगी, हेल्पिंग वर्ब आएगी। तो हेल्पिंग वर्ब क्या है, एक में ही दे रखी है, वो है डिड, इसलिए ऑप्शन नंबर डी बी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाता। देखो एक में ही हेल्पिंग वर्ब थी जिस WH वर्ड के, आप जब पर्सन बनाओ तो WH वर्ड के तुरंत बाद में क्या आती है, हेल्पिंग वर्ब आती है। पास्ट टेंस था तो कौन सी हेल्पिंग वर्ब आएगी, डिड आएगी। प्रेजेंट होता तो डू या डज आता, ऊपर डू या डज आया था, यहाँ डिड आएगी क्योंकि यहाँ पास्ट टेंस की बात हो रही है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट था। व्हाई डिड रुद्र टीयर द बुक, रुद्र ने किताब क्यों फाड़ी। अब देखो ये ट्रांसलेशन की 4% कर चुके हैं, आप समझ चुके होंगे कि आपको ट्रांसलेशन कैसे करना है। सिंपल सेंटेंस ट्रांसलेशन में बस आपको 3 चीज़ों पर फोकस करना है। सबसे पहले आपको टेंस पहचानना है, टेंस के अनुसार आपको हेल्पिंग वर्ब और मैन वर्ब लगानी है। दूसरा स्ट्रक्चर सही होना चाहिए। स्ट्रक्चर क्या होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट के बाद में वर्ब, हेल्पिंग वर्ब या मैन वर्ब आती है, उसके बाद में ऑब्जेक्ट आता है। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद में वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, और वर्ब की सहायता के लिए हेल्पिंग वर्ब आ जाती है, वो तो एक ही बात है। तो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट आता है, तो स्ट्रक्चर सही होना चाहिए। लेकिन जब भी पर्सन बनाते हैं तो सबसे पहले तो क्या आता है, WH वर्ड आता है। अगर WH वर्ड नहीं है तो उसके बाद में सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आती है। तीसरा देखो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का ध्यान रखो, यही है स्ट्रक्चर का बात है। नेगेटिव सेंटेंस में नोट की सही जगह, नेगेटिव सेंटेंस है तो उसमें नोट सही जगह ही आना चाहिए। और इंटेरोगेटिव प्रश्नवाचक में हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आती है। आपको ट्रांसलेशन सही करने के लिए सिर्फ 3 ही बातें ध्यान रखनी है। सबसे पहले टेंस पहचान लो, उसके अनुसार हेल्पिंग वर्ब सही से लगा दो, स्ट्रक्चर सही कर दो। अगर साधारण वाक्य है तो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट आएगा, अगर प्रश्नवाचक है तो सबसे पहले WH आएगा, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब आएगी। आपको ये 3 बातें रखनी है, इसके बाद में आपका ट्रांसलेशन का प्रश्न कभी गलत नहीं होगा। आगे चलते हैं। अब दिक्कत यह है कि हम टेंस कैसे पहचानें, तो एक बार हम टेंस का भी रिवीजन कर लेते हैं। अब देखो ता है, ती है, ते है, जब भी हिंदी में ता है, ती है, ते है आता है वो प्रेजेंट टेंस होता है, यानी जैसे वह खाना खाता है, ही ईट्स फूड। तो ता है, ती है, ते है आता है वो प्रेजेंट टेंस होता है। ता था, ती थी, ते थे आए वो पास्ट टेंस होता है। आएगा, आएगी, एंगे, ऐसे जब आएंगे, आएगा, आएंगे, ऐसे जब शब्द आए हिंदी में तो फ्यूचर टेंस होता है। आपसे जब हिंदी से इंग्लिश बनाएंगे तब आपके ये काम आएंगे कि ता है, ती है, ते है आ जाए तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है। ता था, ती थी, ते थे आ जाए तो वो पास्ट इंडेफिनिट होता है। और एगा, एगी, एंगे आ जाए तो वो फ्यूचर इंडेफिनिट होता है। अब आपको देखो यहाँ हम प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात कर लेते हैं। सबसे पहले प्रेजेंट टेंस की ही बात कर लेते हैं। यहाँ देखो प्रेजेंट इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो इसमें क्या आता है, देखो मैं स्कूल जाता हूँ, नॉर्मल वाक्य है तो प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट का वाक्य है। तो आई गो टू स्कूल, देखो सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब लगेगी। और सिंपल प्रेजेंट में क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है या फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगता है। प्रश्नवाचक या नकारात्मक वाक्यों में डू और डज का प्रयोग होता है। तो मैं स्कूल जाता हूँ साधारण वाक्य है तो आई के साथ क्या लगेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, एस या ईएस नहीं लगता। आई को हम आई और यू को हम बहुवचन मानकर चल लेते हैं कि आई के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है।
क्योंकि आई के साथ गोइज नहीं आएगा। बाकी देखो जैसे यहाँ था वह खाना खाता है तो ही ईट्स फूड, ही एक वचन था तो ईट्स लगा दिया। अगर बहुवचन होता तो हम यहाँ ईट लगा देते। देखो बहुवचन के साथ बहुवचन वर्ब आएगी, एक वचन के साथ एक वचन वर्ब आएगी। जो फर्स्ट फॉर्म होती है वो एक बहुवचन के रूप में होती है, अगर उसके एस या ईएस लग जाए तो वो एक वचन बन जाती है। तो यहाँ आई के साथ हम बहुवचन वर्ब काम में लेते हैं, तो आई गो टू स्कूल। दूसरा देखो कंटिन्यूअस क्या होता है, लगातार कोई काम जारी रहता है, तो मैं स्कूल जा रहा हूँ, रही हूँ, रहे हैं। तो आई एम, इसमें इज आर एम हेल्पिंग वर्ब लगती है और आई एन जी लगती है। तो आई के साथ एम लगता है, एक वचन के साथ इज, बहुवचन के साथ आर। तो आई एम गोइंग टू स्कूल, आई के साथ एम लग गया, गो का क्या हो गया, गोइंग हो गया, क्योंकि आई एन जी लगता है। तीसरा देखो प्रेजेंट परफेक्ट, मैं स्कूल जा चुका हूँ, तो इसमें क्या लगती है, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। तो आई के साथ बहुवचन काम में लेते तो हैव, वैसे तो एक वचन के साथ तो हैज लगता है, बहुवचन के साथ हैव लगता है, लेकिन आई के साथ हम सारी चीज़ें ही बहुवचन लेते हैं। तो आई के साथ हैव लग गया, गो की थर्ड फॉर्म हो गई गोन, तो आई हैव गोन टू स्कूल। अब देखो मैं सुबह से स्कूल जा रहा हूँ, समय दिया हुआ है तो परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, जैसा पहला पर्सन था तो इसमें लगता है हैज़ बीन, हैव बीन प्लस आई एन जी। तो आई के साथ हैव लगता है, तो आई हैव बीन गोइंग टू स्कूल सिंस मॉर्निंग, क्योंकि फिक्स समय है तो सिंस लगेगा, अवधि है तो फोर लगेगा। आप अच्छे से समझ चुके होंगे प्रेजेंट टेंस को। मैं स्कूल जाता हूँ, मैं स्कूल जा रहा हूँ, मैं स्कूल जा चुका हूँ, मैं सुबह से स्कूल जा रहा हूँ। यानी प्रेजेंट सिंपल में तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस लगता है। अगर डू और डज प्रश्नवाचक और नकारात्मक वाक्यों में लगता है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इज आर एम प्लस आई एन जी लगता है। परफेक्ट में हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हैज़ बीन, हैव बीन प्लस आई एन जी लगती है। आगे चलते हैं। अब देखो पास्ट टेंस की बात कर लेते हैं। उसी तरह पास्ट क्या हो जाएगा, मैं स्कूल गया, यानी मैं स्कूल जा चुका हूँ, तो आई वेंट टू स्कूल। हमें वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी है, वहाँ तो फर्स्ट फॉर्म लग रही थी, यहाँ सेकंड फॉर्म लगेगी। सिंपल पास्ट में क्या, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी। और अगर प्रश्नवाचक या नकारात्मक वाक्य है तो डिड का प्रयोग कर दो। डिड के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। याद रखना डू, डज, डिड, इन तीनों के बाद ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो पहला हो गया आई वेंट टू स्कूल। दूसरा देखो मैं स्कूल जा रहा था, तो इसमें क्या है, वाज और वर लगते हैं। एक वचन के लिए वाज, बहुवचन के लिए वर। तो आई वाज गोइंग टू स्कूल। देखो आई के साथ इसके अंदर वर नहीं लगेगा, वाज लगता है, तो आई वाज गोइंग टू स्कूल। तीसरा देखो पास्ट परफेक्ट, मैं स्कूल जा चुका था, तो हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो आई हैड गोन टू स्कूल। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या होता है, मैं सुबह से स्कूल जा रहा था, तो आई हैड बीन प्लस आई एन जी, आई हैड बीन गोइंग टू स्कूल सिंस मॉर्निंग। चारों वाक्य पास्ट की आप समझ चुके हो। पास्ट सिंपल पास्ट में सेकंड फॉर्म, पास्ट कंटिन्यूअस में वाज वर्ब प्लस आई एन जी, पास्ट परफेक्ट में हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हैड बीन प्लस आई एन जी लगती है, और सिंस और फॉर का प्रयोग होता है। फ्यूचर टेंस की बात कर लेते हैं। सिंपल फ्यूचर में क्या होता है, मैं स्कूल जाऊंगा, फ्यूचर की बात हो रही है, तो आई विल गो टू स्कूल। आई और वी के साथ शैल लगता है, बाकी के साथ विल लगता है, लेकिन आजकल सबके साथ विल लगाते हैं। दूसरा देखो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में मैं स्कूल जा रहा होऊंगा, तो इसमें क्या लगता है, विल बी लगता है, विल बी या शैल बी लगता है, तो आई विल बी गोइंग टू स्कूल। फ्यूचर परफेक्ट देखो मैं स्कूल जा चुका होऊंगा, तो इसमें आई विल हैव गोन टू स्कूल। विल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, तो आई विल हैव गोन टू स्कूल। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में मैं सुबह से स्कूल जा रहा होऊंगा, तो आई विल हैव बीन गोइंग टू स्कूल। याद कर लो, सिंपल फ्यूचर में लगता है शैल और विल। आई और वी के साथ शैल लगता है, बाकी के साथ विल लगता है, लेकिन आई के साथ भी आजकल विल लगा देते हैं। तो सिंपल फ्यूचर होगा मैं स्कूल जाऊंगा, आई विल गो टू स्कूल। फ्यूचर कंटिन्यूअस का होता है शैल बी, विल बी प्लस आई एन जी। फ्यूचर परफेक्ट में होता है शैल हैव, विल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में होता है विल हैव बीन, शैल हैव बीन प्लस आई एन जी। अब आप तीनों टेंस प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर अच्छे से समझ चुके होंगे। इनके अनुसार ही आपको ट्रांसलेशन करना है, हिंदी से इंग्लिश, इंग्लिश से हिंदी। आपको हेल्पिंग वर्ब अच्छे से समझ लेनी है, उसके अनुसार वाक्य को बनाना है। इसी अनुसार आप जब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का ध्यान रखकर वाक्य को बनाओगे तो आपका कोई भी वाक्य गलत नहीं होगा। अब एक बार आप हेल्पिंग वर्ब दोबारा देख लो। सिंपल प्रेजेंट में क्या होता है, डू और डज लगती है, या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस
वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस लगता है। प्रेजेंट कंटिन्यूस में इज आर एम होता है, प्रेजेंट परफेक्ट में हैज़ है होता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में हैज़ बीन या हैव बीन प्लस आई एन जी लगता है। सिंपल पास्ट में डिड होता है या वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है। कंटिन्यूस में होता है वाज वर, पास्ट परफेक्ट में हैड लगती है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में हैड बीन लगती है। सिंपल फ्यूचर में शैल और विल लगती है, कंटिन्यूस में शैल बी और विल भी लगता है, परफेक्ट में शैल हैव विल हैव लगता है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस में शैल विल हैव बीन लगता है, विल हैव बीन शैल हैव बीन ये लगता है। आप याद रखना हेल्पिंग वर्ब को उसी के अनुसार आपको पर्सन का ट्रांसलेशन करना है। लेकिन पर्सनवाचक वाक्यों का ध्यान रखना, उसमें सबसे पहले WH वर्ड आएगा, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब आएगी। अब हम टेंस की बात कर लेते हैं। टेंस का टॉपिक जो आपके दिया हुआ है उसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले देखो सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्या होता है, ही सी इट नेम और डज। ही सी इट नेम, ही सी इट या किसी का नेम है तो उसके साथ डज लगाते हैं। वर्ब में एस या ई एस लगता है, यानी एक वचन के साथ एक वचन वर्ब लगती है। एक वचन के लिए किसका प्रयोग करते हैं, डज का करते हैं, या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस लगता है। आई और वी की, आई वी यू दे तो वैसे ही बहुवचन है, वी भी बहुवचन है, तो आई और यू के साथ क्या करते हैं, डू लगाते हैं और या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। यानी एक वचन के साथ एक वचन वर्ब, बहुवचन के साथ बहुवचन वर्ब। डू और डज, तो एक वचन के साथ डज, बहुवचन के साथ डू। एक वचन के साथ लगाना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस, बहुवचन में वर्ब की ओनली फर्स्ट फॉर्म आएगी, क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है जिसमें एस या ई एस नहीं लगता, वो उसका बहुवचन रूप होता है। लेकिन आई के साथ बहुवचन रूप आएगा, ये आप याद रखना। आगे देखो, हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्या क्या याद करते हैं। डेली रूटीन की बातें होती है वो सिंपल प्रेजेंट में आती है। हैबिट्स हो गया, यूनिवर्सल ट्रूथ हो गए, साइंटिफिक फैक्ट हो गया, नियमित क्रियाएं यानी शेड्यूल वर्क हो गया, टाइम टेबल बेस्ड वर्क हो गया, ये सारी बातें सिंपल प्रेजेंट में आती है। डेली रूटीन, आदतें, सार्वभौमिक सत्य यानी यूनिवर्सल ट्रूथ, साइंटिफिक फैक्ट, नियमित क्रियाएं, शेड्यूल वर्क, ये सारी चीज़ें सिंपल प्रेजेंट में लिखी जाएगी। जैसे देखो, द ट्रेन लीव्स एट 5 PM, तो ट्रेन एक वचन था तो लीव में क्या लग गया, एस लग गया, तो द ट्रेन लीव्स एट 5 PM। इसकी एडवर्ब कौन सी होती है जिससे आपको पता चलेगा कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। देखो, ऑलवेज मिलेगा, यूजुअली, ओपन, समटाइम, सेल्डम, रेयरली, नेवर, फ्रेक्वेंटली, ओकेजनली, ऐसे शब्द आपको देखने को मिल सकते हैं। लगभग आपको ऑलवेज और यूजुअली शब्द देखने को मिलता है और ये नेवर भी काफ़ी बार देखने को मिलता है। आप याद रखना, ऑलवेज, यूजुअली और नेवर जब भी शब्द मिल जाए वो सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है। तो ऑलवेज, यूजुअली, ओपन, समटाइम, सेल्डम, रेयरली, नेवर, फ्रेक्वेंटली, ओकेजनली। टाइम टेबल वाले वाक्य कौन से मिल सकते हैं, डेली मिल सकता है, डेली यानी हमेशा होता है, एवरीडे मिल सकता है, एट नाइट मिल सकता है, इन द मॉर्निंग मिल सकता है, ऑन संडे मिल सकता है। यानी टाइम बताने वाले ये शब्द भी आपको सिंपल प्रेजेंट को ही बताएंगे, डेली, एवरीडे, एट नाइट, इन द मॉर्निंग, ऑन संडे। अब देखो दूसरा, देखो इंट्रोडक्टिव वर्ब होती है, जैसे से हो गया, टेल हो गया, नो हो गया, बिलीव हो गया, और इनके बाद में जब दैट क्लोज आता है, यानी दैट के साथ कोई और क्लोज आता है तो वो प्रेजेंट टेंस में ही चलता है। देखो, पीपल से दैट, यहाँ से आया है यानी इंट्रोडक्टिव वर्ब है, तो उसके बाद में दैट आया है, तो आगे जो भी टेंस आएगा वो सिंपल प्रेजेंट में ही आएगा। तो होनेस्टी के साथ क्या आया, पे नहीं पेज आया, क्योंकि होनेस्टी क्या है, एक वचन में है, तो एक वचन के साथ एस या यस वाली वर्ब लगती है। तो पीपल से दैट होनेस्टी पेज, यानी से, टेल, नो, बिलीव जैसी वर्ब आ जाए और उसके आगे दैट आए तो आगे जो टेंस आएगा वो सिंपल प्रेजेंट में लिखा जाएगा। आगे देखो, कंडीशनल सेंटेंस होते हैं ना, तो इफ वाले यानी इफ क्लोज में हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस आता है। स्ट्रक्चर क्या बनता है, इफ क्लोज में तो आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस आएगा और आगे क्या आएगा, विल आएगा, विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी आगे फ्यूचर टेंस आएगा। जब भी ये इफ क्लोज वाले वाक्य आते हैं तो पहले में तो सिंपल प्रेजेंट आ जाएगा इफ वाले में, तो आगे क्या आएगा, विल प्लस यानी फ्यूचर टेंस आएगा। एग्जाम्पल देख लो, इफ़ यू वर्क हार्ड, इफ़ यू वर्क हार्ड यानी फर्स्ट फॉर्म आई है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है, तो आगे क्या आ जाएगा, यू विल पास, तो विल लगेगा वहाँ, विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। अगर इफ वाले में पहले सिंपल प्रेजेंट आता है तो आगे क्या आता है, फ्यूचर टेंस आता है, आगे विल लगता है। याद रखना, इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल पास, ये बहुत बार पूछा जाता है कि इफ के साथ जब सिंपल प्रेजेंट है तो आगे क्या लगाएंगे, यहाँ विल लगाएंगे।
आगे देखो, यदि कोई कार्य भविष्य में होगा लेकिन पहले से तय ट्रेन, बस, कार्यक्रम, परीक्षा आदि का शेड्यूल, समय सारणी हो तो उसे सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखा जाता है। जैसे ट्रेन, फ्लाइट, बस, शेड्यूल, एग्जामिनेशन, प्रोग्राम हो सकता है, इवेंट हो सकते हैं, मीटिंग हो सकती है, फिक्स्ड प्लान हो सकती है, न्यूज़ की हेडलाइन हो सकती है, यानी समाचार पत्रों के शीर्षक हो सकते हैं। ये सारी चीज़ें ही हमेशा सिंपल प्रेजेंट में लिखी जाती है। देखो, द ट्रेन लीव्स एट 5 PM, फिक्स टाइम टेबल है। द एग्ज़ाम स्टार्टेड ऑन मंडे, तो स्टार्ट्स आया यहाँ। द इंडिया विंस द मैच, ये हेडलाइन है, इंडिया विंस द मैच। प्राइम मिनिस्टर मीट्स फ्रेंच प्रेसिडेंट, तो यहाँ देखो मीट्स, विंस, स्टार्ट्स, लीव्स, सब में एस लगा हुआ है क्योंकि पहले जो सब्जेक्ट है वो क्या है, एक वचन है। और ये सारे पहले से शेड्यूल वर्क है, कोई समाचार पत्र का शीर्षक है, कोई इवेंट है, कोई टाइम टेबल है, कोई एग्जामिनेशन प्रोग्राम है, तो इनके साथ हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगता है। आगे देखो, सार्वजनिक तय रूप से कोई प्रोग्राम सार्वजनिक रूप से तय है, उसके लिए तो सिंपल प्रेजेंट लगता है। जैसे द ट्रेन लीव्स एट 6 PM, लेकिन कोई योजना निजी है, अस्थायी है, यानी हम उसको बदल सकते हैं, तो उसके लिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस लगता है। यानी आई एम मीटिंग माई फ्रेंड टुमारो, कि मैं कल मीटिंग करूँगा, ये फिक्स तो है लेकिन ये मेरी योजना है, मैं उसको कैंसिल भी कर सकता हूँ, तो इसमें एम मीटिंग आया यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस आता है। लेकिन आपको याद रखना है, सार्वजनिक रूप से जो तय प्रोग्राम होते हैं उसके लिए सिंपल प्रेजेंट लगता है। एक पर्सन देखना, द प्रेसिडेंट पुष्कर नेक्स्ट मंथ, प्रेसिडेंट कहाँ आएंगे, पुष्कर आएंगे, नेक्स्ट मंथ आएंगे, फिक्स प्रोग्राम है। प्रेसिडेंट है तो प्रोग्राम क्या है, फिक्स है। वैसे तो नेक्स्ट मंथ आपको क्या बता रहा है, फ्यूचर बता रहा है, लेकिन ये प्रोग्राम फिक्स है तो इसमें सिंपल प्रेजेंट टेंस आएगा। देखो, हैज विजिटेड तो आएगा नहीं, विजिटेड पास्ट है ये भी नहीं आएगा, हैड विजिटेड पास्ट है ये भी नहीं आएगा, तीनों कट गए। यहाँ फ्यूचर का तो कोई वाक्य आया ही नहीं, तो इसमें आएगा क्या, विजिट्स। अब विजिट्स क्यों आया, क्योंकि प्रेसिडेंट एक वचन है तो वर्ब में क्या लग गया, एस लग गया। द प्रेसिडेंट विजिट्स पुष्कर नेक्स्ट मंथ, यानी कोई प्रोग्राम फिक्स हो उसके लिए सिंपल प्रेजेंट का यूज करते हैं। अब कुछ पर्सन देखना, आप पर्सन नंबर 5 देखना, बोथ मानसी एंड मिली द आंसर। बोथ आया है, दो की बात हो रही है, बहुवचन में है और प्रेजेंट सिंपल का वाक्य है, तो क्या लगेगा, नोड नहीं लगेगा, नोविंग नहीं लगेगा, नो या लगेगा या नोज लगेगा। बहुवचन के लिए बिना फर्स्ट फॉर्म लगती है, फर्स्ट फॉर्म बहुवचन होती है, जिसमें एस लग जाए वो तो एक वचन हो, इसलिए कट गई, तो ऑप्शन क्या हो गया, नो। बोथ मानसी एंड मिली नो द आंसर, बहुवचन के लिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, एक वचन होता है तो उसकी फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस लगता है। छठा देखना, डू यू स्पीक इंग्लिश, बिल्कुल सिंपल प्रेजेंट का वाक्य है, डू का प्रयोग हुआ है, हमें पता है तो स्पीक, यहाँ स्पीक दिया हुआ है तो ये पूछा गया है कि स्पीक की जगह क्या आएगा, क्या आएगा। देखो, सिंपल प्रेजेंट है, हमें पता है डू, डज, डिड तीनों के साथ क्या आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो स्पीक फर्स्ट फॉर्म है तो स्पीक ही आएगी। तो ऑप्शन नंबर बी जो स्पीक है वही आएगी, स्पोकन भी नहीं आएगा, ये तीनों ऑप्शन कट चुके हैं। यानी डू, डज, डिड इन तीनों के साथ वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है, तो स्पीक का स्पीक ही आएगा। साथ का देखना, ब्रेड एंड बटर गुड फॉर हेल्थ, ये देखो ब्रेड एंड बटर, इसमें एंड लगा हुआ है लेकिन ये दोनों एक ही शब्द हैं, यानी दो ये संयुक्त व्यंजन है, ये जो संयुक्त जुड़े हुए होते हैं वो एक वचन का काम करते हैं। तो ब्रेड और बटर देखने में बहुवचन है लेकिन ये एक वचन को परिभाषित करते हैं, इसलिए इनके साथ एक वचन आएगा, तो इसके साथ क्या आएगा, वर देखो बहुवचन को बताता है, आर बहुवचन को बताता है, हैव बीन भी बहुवचन को बताता है, एक वचन क्या बताता रहा है, इज, तो एक वचन के लिए इज, बहुवचन के लिए आर, तो ब्रेड एंड बटर इज गुड फॉर हेल्थ। आपको ऐसे ही प्रश्न पूछेगा, आपको कंफ्यूज करेगा, ब्रेड एंड बटर देखने में आपको एंड लग रहा है तो बहुवचन लग रहा है, लेकिन ये दोनों एक साथ जुड़े हुए हैं, ये सिंगल यानी सिंगुलर को परिभाषित करते हैं, एक वचन को बताते हैं, तो ब्रेड एंड बटर के लिए हमेशा क्या आएगा, इज आएगा। प्रश्न पूछा हुआ है 8 का प्रश्न देखना, द सन ड्यूरिंग द डे, ये भी सिंपल प्रेजेंट का वाक्य हमें पता चल गया, तो द सन कैसा है, एक वचन है तो एक वचन वर्ब आएगी, तो क्या लग गया, साइन में क्या लग जाएगा, एस लग जाएगा, तो द सन साइंस हो जाएगा। देखो, विल साइनिंग नहीं आएगा क्योंकि फ्यूचर का वाक्य नहीं है, साइंड पास्ट का वाक्य नहीं है, हैव बीन साइनिंग भी इसमें नहीं आएगा क्योंकि द सन साइंस ड्यूरिंग द डे। अब एस क्यों लगा, क्योंकि सन एक वचन था। सिंपल प्रेजेंट टेंस आपको अच्छे से समझ आ चुका होगा। दूसरा देखो, प्रेजेंट कंटिन्यूअस क्या होता है, एडवर्ब इसमें आती है नाउ, नाउ देखने को मिल सकता है, एट द मोमेंट देखने को मिल सकता है, नाउ यानी अभी, एट द मोमेंट यानी इस सेक्शन, इसके अलावा टुडे, टू नाइट, दिस वीक, मंथ,
प्रयोग वाक्य के अंत में या शुरुआत में होते हैं। टुडे, टू नाइट, दिस वीक, मंथ, ये है ना, या तो वाक्य के शुरू में आएंगे या वाक्य के अंत में आएंगे। नाउ, एट द मोमेंट, टुडे, टू नाइट, दिस वीक, दिस मंथ, ये है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की एडवर्ब। अब देखो इसमें क्या होता है, कोई ऐसा कार्य जो अभी हो रहा है, कोई काम जो अभी चल रहा है, वो होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। जैसे सी इज रीडिंग ए बुक नाउ, देखो नाउ आ गया ना इसमें, तो वो काम अभी हो रहा है यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। तो इज, आर, एम प्लस आई एन जी लगता है, तो इज रीडिंग हो गया क्योंकि सी क्या था, एक वचन था। दूसरा देखो, ऑलवेज के साथ प्रेजेंट कंटिन्यूअस आता है और नेगेटिव हैबिट बताता है। सी इज ऑलवेज कमिंग लेट। अब हमने पढ़ा कि ऑलवेज सिंपल प्रेजेंट में ऑलवेज आता है तो सिंपल प्रेजेंट होता है, लेकिन इसमें देखो ऑलवेज और इसमें क्या फ़र्क है। इसमें देखो इज और कमिंग, इन दोनों के बीच में ऑलवेज आता है, क्योंकि इज के बाद में ऑलवेज आएगा फिर आई एन जी आएगा, तो वो होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अगर हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में ऑलवेज आ रहा है तो वहाँ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होगा, याद रख लेना। तो सी इज ऑलवेज कमिंग लेट, ये कंप्लेंट कर रहा है, तो ऑलवेज के बाद में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस आता है। कब, जब इज और मैन वर्ब यानी हेल्पिंग वर्ब और मैन वर्ब के बीच में ऑलवेज आ जाए। तो देखो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में ऑलवेज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई एन जी शिकायत या चिड़चिड़ापन को दर्शाता है। आप तो याद रखना, अगर ऑलवेज हेल्पिंग वर्ब और मैन वर्ब के बीच में आ जाए तब वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है। प्रश्न नंबर 9 देख लो आप, आई ए प्ले बाय पेंटर, यानी मैं पेंटर द्वारा लिखा गया नाटक पढ़ रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा, पढ़ रहा हूँ। अब की बात है तो उसमें जाएगा एम रीडिंग, क्योंकि आई के साथ क्या लगता है, एम लगता है, तो आई एम रीडिंग प्ले बाय पेंटर। 10 का प्रश्न देखना, ही ऑलवेज हिज की, देखो ऑलवेज आया है, इधर भी कोष्टक है आगे भी कोष्टक है, तो दोनों तरफ आया, हमें याद आ गया ऑलवेज के एक तरफ हेल्पिंग वर्ब आती है एक तरफ मैन वर्ब आती है, तब वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस होता है। तो इसमें क्या लगा सकते हैं, ही के साथ एक वचन आएगा। देखो पहली बात तो वाज तो पास्ट होता है, ये हैज भी नहीं आ सकता, डज भी नहीं आ सकता, क्योंकि ही के साथ क्या आएगा, इज आएगा। ही इज ऑलवेज लूजिंग हिज कीज, समझ चुके होंगे ऑलवेज वाला नियम। 11 का प्रश्न देखना, ड्राइव कॉशियसली द चिल्ड्रेन ऑन द रोड, यानी सेफ ड्राइव करो क्योंकि बच्चे हैं जो रोड पर खेल रहे हैं। तो ये कौन सा टेंस दर्शा रहा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस दर्शा रहा है, तो इसमें क्या हो जाएगा, खेल रहे हैं। तो चिल्ड्रेन कैसा है, एक वचन है या बहुवचन है, तो बहुवचन है, तो चिल्ड्रेन के अनुसार क्या लग सकता है, आर लग सकता है, इज तो नहीं लग सकता, विल नहीं लग सकता, प्लेड फर्स्ट सेकंड फॉर्म में पास्ट टेंस की तो बात ही नहीं है, तो यहाँ क्या लग जाएगा, चिल्ड्रेन के अनुसार आर लग जाएगा, तो आर प्लेइंग हो जाएगा। प्रेजेंट कंटिन्यूअस भी आपको अच्छे से समझ आ चुका होगा। प्रेजेंट परफेक्ट की बात कर लेते हैं, जब कोई कार्य अभी अभी पूर्ण हुआ है, अर्थात आई हैव जस्ट ईटन लंच, जो कार्य अतीत में कभी हुआ हो जिसका प्रभाव वर्तमान पर हो, उसके लिए भी पास्ट परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज करते हैं। सी हैज़ ब्रोकन हर लेग, उसकी टांग टूट गई थी जो आज भी उसका प्रभाव है, तो उसके लिए भी हम प्रेजेंट परफेक्ट का यूज करते हैं। इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, हैज और हैव आता है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। एडवर्ब क्या आता है, इसमें जस्ट देखने को मिलता है, ऑलरेडी देखने को मिलता है, नेवर एवर भी देखने को मिलते हैं। आपको ज़्यादातर जस्ट और ऑलरेडी देखने को मिलेगा, वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा। हैज हैव और मैन वर्ब के बीच आते हैं। अब देखो ये जस्ट ऑलरेडी नेवर एवर ये जब भी आएंगे ना, ये हैज हैव और जो मैन वर्ब यानी थर्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी उसके बीच में आएंगे। हैज, ये जस्ट ऑलरेडी नेवर एवर ये जब भी आएंगे हैज हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म के बीच में आएंगे। जैसे ऑलवेज बीच में आया था ना, वैसे ही ये बीच में आएंगे। अगर बीच में आ जाए तो आप समझ जाना कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। आगे देखो, येट बिफोर वंस ट्विस मैनी टाइम्स, ये वाक्य के आखिर में आते हैं। येट बिफोर वंस ट्विस मैनी टाइम्स ये वाक्य के आखिर में आते हैं। दूसरा देखो, लाइफ एक्सपीरियंस टाइम नॉट फिक्स्ड, यानी कोई जीवन का अनुभव जो कभी या कभी नहीं, एक बार या कई बार, ऐसा कोई जीवन का अनुभव बताता हो जिसका कोई फिक्स टाइम नहीं है, तभी हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। जैसे देखो, आई हैव विजिटेड जयपुर ट्विस, मैं जयपुर कई बार गया हूँ। अब आप इसके भी 2 प्रश्न देख लो। डू यू नो हु आवर नेशनल एंथेम, क्या आप जानते हैं हमारा नेशनल एंथेम किसने लिखा, यानी लिख चुके थे, तो ये क्या आएगा, डू यू नो हु। अब देखो हमें पता है परफेक्ट लगाना है, तो इज राइटिंग तो कंटिन्यूस होता है, हैड राइटिंग ये भी हैड राइटिंग तो होता ही नहीं क्योंकि हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। हैज बीन राइटिंग परफेक्ट कंटिन्यूस होता है। एक ही ऑप्शन था जो परफेक्ट टेंस को दर्शा रहा था, हैज रिटन, क्योंकि हैज रिटन इसमें सही आंसर है। 13 का प्रश्न देखना, सी इज प्राउड दैट सी अचीव स्टारडम,
तो इसमें भी परफेक्ट टेंस है, तो क्या आ जाएगा, हैज अचीव्ड, अचीव आएगा नहीं, डिड अचीव आएगा नहीं, हैज के साथ अचीव्स नहीं आ सकता। आप देखो हैज अचीव्ड आया है, हैज अचीव्स आया है, आपको पता चलना चाहिए। दो ऑप्शन आपको ऐसे कंफ्यूज कर रहे हैं तो उन्हीं में से कोई आंसर होना है, तो अब इसको तो काटते हो क्योंकि हैज हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो हैज अचीव्ड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अब चौथा देखो, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, जो कार्य अतीत में किसी समय शुरू हुआ और अभी तक जारी है। इसमें हैज, हैव, बीन प्लस वर्ब में आईएनजी लगता है, ऑब्जेक्ट के बाद में सिंस या फॉर का प्रयोग होता है, बता चुका हूँ। आई हैव बीन टीचिंग फॉर 10 ईयर्स, जब ड्यूरेशन आता है तब तो फॉर आता है। ही हैज़ बीन लिविंग इन जयपुर सिंस 2015, फिक्स टाइम दिया हुआ हो तब वहाँ सिंस लगाते हैं, अवधि दे रखी हो वहाँ फॉर लगाते हैं। सिंस पॉइंट ऑफ टाइम निश्चित समय के लिए आता है, फॉर पीरियड ऑफ टाइम यानी अवधि के लिए आता है, बता चुका हूँ। तो प्रश्न नंबर 14 देखना, राम इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, यानी राम कब से रह रहा है, फिक्स समय था तो सिंस आ गया। तो अब हमें पता चला सिंस आ गया तो ये परफेक्ट कंटिन्यूअस है, चाहे कोई सा भी हो। तो इसमें देखो वाज लिविंग कंटिन्यूअस है, विल बी फ्यूचर कंटिन्यूअस है, ये भी नहीं हो सकता, इज लिविंग भी नहीं हो सकता। एक ही ऑप्शन है जो परफेक्ट कंटिन्यूअस को दर्शा रहा है, वो है हैज बीन लिविंग। इस प्रकार आप ऑप्शन को काट सकते हो एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 15 का देखना एक बार आप, द चाइल्ड फॉर द लास्ट 1 आवर, फोर आ गया क्योंकि उसमें अवधि दे रखी है, तो हमें पता चल गया ये भी परफेक्ट कंटिन्यूअस है। तो द चाइल्ड के लिए क्या आ जाएगा, इसमें देखो स्लिप्ड नहीं आ सकता, वाज स्लीपिंग नहीं आ सकता, इज स्लीपिंग नहीं आ सकता। हमने देखा सिर्फ क्या देखा, सिंस और फोर देखा, हमें पता चला कि ये परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, चाहे वो प्रेजेंट पास्ट कोई भी हो। हमें तो लेकिन एक ही ऑप्शन मिला है जो परफेक्ट कंटिन्यूअस का है, जिसमें हैज, हैव, बीन प्लस आईएनजी लगा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर इसमें सी करेक्ट है। प्रश्न नंबर 16 का देखना, दे लुकिंग आफ्टर ऑर्फन सिंस 1980, सिंस आ गया, हमें पता चला ये कौन सा टेंस है, ये परफेक्ट कंटिन्यूअस है। तो इसमें देखो हैड लुकिंग नहीं आ सकता, हैड के साथ लुकिंग नहीं आ सकता, वर्क के साथ आईएनजी आ सकता है, आर के साथ आईएनजी आ सकता है, लेकिन ये परफेक्ट कंटिन्यूअस नहीं होता। तो इसमें हैव बीन दिया हुआ है, तो देख के साथ क्या लगता है, हैव लगता है, बहुवचन लगता है, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, दे हैव बीन लुकिंग, क्योंकि आईएनजी तो पहले से उसने दे दी थी, तो हैव बीन लुकिंग। इस प्रकार आप परफेक्ट कंटिन्यूअस में सिंस और फोर को देखकर प्रश्न सही कर सकते हो, ट्रिक याद रखना ये। अब सिंपल पास्ट की बात कर लेते हैं। देखो भूतकालीन समय के साथ हमेशा सिंपल पास्ट टेंस आता है, जब वाक्य में येस्टरडे, एगो, लास्ट नाइट, वीक, लास्ट नाइट, लास्ट वीक, लास्ट ईयर, इन 2010, व्हेन आई वाज जैसे शब्द हों तो केवल सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। यानी भूतकालीन समय के साथ हमेशा सिंपल पास्ट का यूज होता है, जब वाक्य में येस्टरडे, अगो, लास्ट नाइट, लास्ट वीक, लास्ट ईयर, इन 2010, व्हेन आई वाज जैसे शब्द हो तो केवल सिंपल का पास्ट का यूज होता है। इसमें क्या आता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, सब्जेक्ट के बाद में क्या आता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। अगर प्रश्नवाचक या नकारात्मक वाक्य है तो डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो आई मेट हिम येस्टरडे, यहाँ येस्टरडे आया तो यहाँ क्या लगा दी, हमने वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा दी। क्वेश्चन और नेगेटिव वाक्य में डिड के साथ वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है। देखो शी डिड नॉट एट एप्पल, तो नोट आ गया, तो डिड के बाद में देखो यहाँ ईट आया है, वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है, क्योंकि डिड के बाद में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। नोट लगाना जरूरी था क्योंकि वाक्य नकारात्मक था, तभी इसमें डिड लग सकता था। तो सी डिड नॉट ईट एप्पल। और देखो सिंपल पास्ट का यूज कहाँ कर सकते हैं, कोई पूर्व आदत, बार बार की क्रिया, भूतकाल में बार बार होने वाला कार्य आदत हो, उसके लिए सिंपल पास्ट का यूज कर सकते हैं। वी प्लेड इन दिस पार्क एवरी डे, तो वी के साथ हम इस पार्क में खेला करते थे, हमेशा खेला करते थे, तो पास्ट की बातें कर रहा है, आदत की यानी बार बार की क्रिया दोहरा रहा है, तो वी के साथ हमने क्या लगा दिया, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा दी। वी वॉकड टू स्कूल व्हेन वी आर किड्स, जब हम बच्चे थे जब हम स्कूल जाया करते थे, आगे वर आया है तो यहाँ क्या लगा दिया हमने, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा दी। वर्ब की सेकंड फॉर्म बताती है सिंपल पास्ट को। दो पर्सन देखना दो पूछे गए हैं पहले, अजय टू गुड़गांव लास्ट वीक टू विजिट हिज पेरेंट्स, लास्ट वीक आया, हमें पता चला कि ये पास्ट टेंस है, पास्ट टेंस है तो कौन सा है, सिंपल पास्ट है, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। देखो हैज ड्राइवर नहीं आएगा, ड्राइव्ड भी नहीं आएगा, विल ड्राइव भी नहीं आएगा, क्योंकि ये जो ड्राइव होती है, ड्राइव की जो सेकंड फॉर्म होती है ड्रोव होती है। क्या होती है ड्राइव की, क्या होती है ड्रोव। देखो ड्रोव भी दे रखा था, ड्राइव भी दे रखा था, ईडी वाली सेकंड फॉर्म होती है, लेकिन ड्राइव की सेकंड फॉर्म ड्रोव होती है, तो याद रखना ड्राइव की सेकंड फॉर्म ड्रोव होती है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट था। 18 का देखना, आई राकेश एट जू येस्टरडे, येस्टरडे आया, हमें पता चला गया सिंपल पास्ट टेंस है, तो क्या आएगी, वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। इन तीनों में वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं दे रखी है क्योंकि हेल्पिंग वर्ब दे रखी है, हमें डायरेक्ट सेकंड फॉर्म देखनी थी, तो सा, सी की सेकंड फॉर्म होती है सा, तो आई सा राकेश एट जू येस्टरडे।
और देखना सिंपल पास्ट के लिए, वेन व्हील के साथ दो क्रियाएं, जब दो क्रियाएं एक ही समय में हो रही हो तो व्हील के बाद तो हमेशा पास्ट कंटिन्यूस टेंस आता है और वेन के बाद अक्सर सिंपल पास्ट टेंस आता है। जब दो क्रियाएं हो रही हो वाक्य में तब वेन के बाद तो सिंपल पास्ट टेंस लगता है और व्हील के बाद पास्ट कंटिन्यूस आता है। देखो व्हील आई वाज ईटिंग, तो वाज ईटिंग आया यानी कंटिन्यूस टेंस आया है। ही कॉल्ड मी, आगे क्या आया है, आगे सिंपल पास्ट आया है। वेन के साथ वेन आई इंटर्ड, वेन आ गया तो यहाँ पहले सिंपल पास्ट आएगा। दे वर डांसिंग, आगे जाने के बाद में क्या है, पास्ट कंटिन्यूस आएगा। यानी व्हील और वेन में देखो, अगर व्हील पहले आ रहा है तो पहले पास्ट कंटिन्यूस आ जाएगा, अगर वेन पहले आ रहा है तो पहले सिंपल पास्ट आ जाएगा, आगे टेंस चेंज हो जाएगा। पहले व्हील के साथ पास्ट कंटिन्यूस है तो आगे जाके सिंपल पास्ट हो जाएगा। जब वेन आएगा तो सबसे पहले सिंपल पास्ट आएगा तो आगे जाके पास्ट कंटिन्यूस हो जाएगा। अब याद रखने वाली बात देखना आप, इफ क्लोज, इसमें इफ क्लोज हमने जो प्रेजेंट टेंस पढ़ा था ना, इफ क्लोज में अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो आगे विल आएगा। यहाँ देखो इफ क्लोज में हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, तो मैन क्लोज में वुड कुड माइट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, क्योंकि मॉडल है वुड कुड माइट, वुड कुड माइट ये क्या है, मॉडल है, मॉडल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो देखो अगर इफ क्लोज में वर्ब की सेकंड फॉर्म है यानी सिंपल पास्ट टेंस आ जाए तो आगे या तो वुड आएगा, क्योंकि विल, जिसमें विल लग रहा था ना उसमें फर्स्ट फॉर्म थी पहले तो आगे विल लगा था। इसमें अगर पहले सेकंड फॉर्म यानी पास्ट टेंस आ गया तो आगे वो विल क्या हो जाएगा, वुड हो जाएगा। अगर कैन क्या हो जाएगा, कुड हो जाएगा। मे क्या हो जाएगा, माइट हो जाएगा। वुड कुड माइट ये तीनों क्या पास्ट को परिभाषित कर रहे हैं, आप तो वुड को याद रखना। अगर फर्स्ट फॉर्म आ जाए इफ के साथ तो आगे विल लगता है, अगर इफ क्लोज में सेकंड फॉर्म आ जाए यानी पास्ट टेंस आ जाए तो आगे वुड लगता है। देखो आई के साथ भी वर का प्रयोग होता है, आई के साथ वर का प्रयोग कब होता है, इफ आई हैड ए कार आई वुड ड्राइव टू वर्क, अगर मेरी कार होती तो मैं खुद चला जाता। यानी कल्पना वाले वाक्य होते हैं उसमें आई के साथ वर भी लगता है। इफ सी वर हियर सी कुड हेल्प अस, अगर वह यहाँ होती तो मेरी मदद कर सकती थी। तो सी के क्या साथ क्या लग गया, वर लग गया, क्योंकि जब कल्पना की बात होती है तब हम वर लगाते हैं। वर सभी सब्जेक्ट के साथ आता है जब कल्पना की बात हो, याद रखना। जब कल्पना वाले ऐसे वाक्य होते हैं इफ वाले तब उसमें सभी सब्जेक्ट के साथ वर आता है, वाज नहीं आता है। जब भी कल्पना की बात हो तो सभी सब्जेक्ट के साथ वर लगेगा। 2% देख लेना आप, आई हिम न्यूयॉर्क इन 1986 दैट वाज मैनी ईयर्स अगो, 1986 आया है, मैनी ईयर्स अगो है, यानी 1986 कोई पास्ट का टाइम दिया हुआ है, हमें पता चला सिंपल पास्ट टेंस आना है, वर्ब की सेकंड फॉर्म आनी है। तो देखो मीट की सेकंड फॉर्म क्या होती है, मेट होती है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। बाकी तीनों में वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं दी हुई थी। न्यूयॉर्क इन 1986 पास्ट टाइम दिया हुआ था, हमें पता चला सिंपल पास्ट है, तो इसमें क्या लगा दिया, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा दी। 20% देखना, इफ आई ए बर्ड वुड फ्लाई इन द स्काई, इफ वाला वाक्य है कल्पना वाला, अगर मैं बर्ड होता अगर मैं पक्षी होता तो आकाश में उड़ जाता, यानी कल्पना वाला वाक्य है। तो आई हो कुछ भी हो हमें क्या लगाना है, वर लगाना है, क्या आएगा, वर आएगा। अब दूसरा देखो, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग उस कार्य के लिए करते हैं जो भूतकाल में किसी विशेष समय पर चल रहा था। तो एक वचन के साथ वाज लगाते हैं, बहुवचन के साथ वर लगाते हैं, लेकिन आई के साथ भी वाज लगा देते हैं। तो एक वचन के साथ वाज, बहुवचन के साथ वर और वर्ब में आईएनजी लगता है। इसमें एडवर्ब क्या हो सकती है, एट दैट टाइम, यस्टरडे, एट 5 PM, वेन, व्हील, ये वेन और व्हील ज़्यादा आते हैं इसमें। ड्यूरिंग द मीटिंग भी काफ़ी बार आता है। ऑल नाइट, डे, अब देखो डायरेक्ट आप समझ लो पास्ट कंटिन्यूअस में वेन या व्हील या पर्सन ही पूछा जाता है। एक काम चल रहा था, दूसरा हुआ, तो व्हील लगाओ। एक काम चल रहा था, दूसरा हुआ, तो व्हील के साथ पास्ट कंटिन्यूस लगाओ, आगे सिंपल पास्ट आ जाएगा। हमने पहले बात की थी, एक कार्य के दौरान दूसरा दिखा, तो वेन के साथ सिंपल पास्ट लगाओ, आगे पास्ट कंटिन्यूस लगाओ। व्हील और वेन समझ गए ना, व्हील के साथ पास्ट कंटिन्यूस आ गया तो आगे सिंपल पास्ट आएगा, वेन के साथ सिंपल पास्ट आएगा पहले तो आगे पास्ट कंटिन्यूस आएगा। दोनों कार्य साथ साथ चल रहे हो तो दोनों तरफ ही क्या है, व्हील के साथ दोनों तरफ ही पास्ट कंटिन्यूस लगा दो। अगर दोनों कार्य साथ साथ हो रहे हैं ना तो दोनों तरफ ही क्या, पास्ट कंटिन्यूस लगा दो व्हील के साथ। देखो तीनों के उदाहरण देख लो, वेन आई इंटर्ड, यानी वेन के साथ क्या लग गया, सिंपल पास्ट। दे वर डांसिंग, जब मैं अंदर आया वे नाच रहे थे, तो पहला वेन के साथ आ गया सिंपल पास्ट में, आगे आ गया पास्ट कंटिन्यूस में। एग्जाम्पल देखो, व्हील सी वाज सिंगिंग आई वाज राइटिंग, जब वह है
गा रहे थे, मैं लिख रहा था, दोनों काम साथ साथ हो रहे हैं। तो यहाँ भी वाज सिंगिंग, यहाँ भी वाज राइटिंग, क्योंकि दोनों में विल के साथ क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यू पास्ट कंटिन्यूअस आया है। दोनों कार्य साथ साथ चल रहे थे। व्हील आई वाज वर्किंग माई फोन रैंग, व्हील के साथ पहले क्या आया है, आई एन जी, यानी पास्ट कंटिन्यूस आया, तो आगे क्या आ जाएगा, सिंपल पास्ट आ जाएगा, क्योंकि वर्ब की सेकंड फॉर्म आ जाएगी। तीनों बात समझ चुके हो। अगर व्हील के साथ पास्ट कंटिन्यूस आए तो आगे सिंपल पास्ट आएगा, वेन के साथ सिंपल पास्ट आए तो आगे पास्ट कंटिन्यूस आएगा, और दोनों कार्य साथ हैं तो दोनों में पास्ट कंटिन्यूस आएगा व्हील के साथ। 21 का प्रश्न देख लो आप। रीता डिड नॉट सी मी वेव टू हर, सी इन द अदर डायरेक्शन। तो इसमें वाज लुकिंग आएगा, क्योंकि पास्ट कंटिन्यूस की बात हो रही है, किसी बात के चलने की बात हो रही है, तो इसमें वाज लुकिंग आएगा। रीता डिड नॉट सी मी वेव टू हर, सी वाज लुकिंग इन द अदर डायरेक्शन। वाज लुकिंग आएगा, याद रखना। तीसरा देखो, पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग भूतकाल में दो कार्यों में पहले पूरे हो चुके कार्य को दिखाने के लिए होता है। जब भी दो कार्य होते हैं, जो पहले पूरा हो जाता है उसके लिए पास्ट परफेक्ट होता है, बाद में पूरा होता है उसके लिए सिंपल पास्ट होता है। जो काम पहले हो चुका होता है उसके लिए पास्ट परफेक्ट, और जो बाद में होता है उसके लिए सिंपल पास्ट। सब्जेक्ट इसमें क्या लगता है, पास्ट परफेक्ट में हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। इसमें एडवर्ब देखो, बाय द टाइम, बिफोर, आफ्टर, बिफोर और आफ्टर का प्रयोग होता है, याद रखना। पास्ट परफेक्ट में वेन, ऑलरेडी, जस्ट जैसे शब्दों के साथ यूज होता है। तो यहाँ देखो, ही हैड लेफ्ट बिफोर आई रीच्ड, तो यहाँ हैड लेफ्ट आया है, बिफोर आगे आया है, आई रीच्ड आया है। यानी आप तो याद रखो, एक तरफ अगर पास्ट परफेक्ट आ गया तो आगे सिंपल पास्ट आएगा, एक तरफ अगर सिंपल पास्ट आ गया तो दूसरी तरफ पास्ट परफेक्ट आने के 99% चांस हैं। इसमें देखो, पास्ट हैबिट या एक्सपीरियंस इन पास्ट बताया जाता है, भूतकाल का अनुभव या स्थिति जो पूरा हो चुका हो। सी हैड लिव्ड इन जयपुर फॉर 10 ईयर्स, वह 10 साल जयपुर में रह चुकी थी। इसके अंदर भी फोर का प्रयोग करते हैं। ये एक टेंस है जिसमें हम फोर का प्रयोग परफेक्ट टेंस में भी करते हैं, वरना सारे टेंस में हम परफेक्ट कंटिन्यूअस में ही करते हैं। अब देखो, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है, भूतकाल में कोई काम एक निश्चित समय तक जारी था। वी हैड बीन वेटिंग फॉर द ट्रेन फॉर 30 मिनट, यानी इसमें तो सिंस और फोर का प्रयोग होना है, तो हैड बीन प्लस ING आना है। हम 30 मिनट से ट्रेन का इंतजार कर रहे थे, वैसे तो रहा था, रही थी, ये देखो पास्ट कंटिन्यूअस होता है, लेकिन अगर समय दे दें तो वो परफेक्ट कंटिन्यूअस में चला जाता है। कारण दर्शाने के लिए ही वॉज टायर्ड बिकॉज ही हैड बीन वर्किंग ऑल डे, कारण दर्शाने के लिए भी हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का यूज करते हैं। वह थक गया था क्योंकि वह पूरे दिन से काम कर रहा था। क्योंकि देखना, इसके अंदर ही वॉज टायर्ड, वह थक गया था, बिकॉज क्योंकि ही हैड बीन वर्किंग ऑल डे, वह थक गया था क्योंकि वह पूरे दिन से काम कर रहा था। कुछ प्रश्न और देख लो। देखो, रमन सा दैट द क्लॉक, रमन सा क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, यानी सिंपल पास्ट आया है, तो हमें पता चला कि एक तरफ सिंपल पास्ट आ गया तो आगे क्या आएगा, पास्ट परफेक्ट आएगा। तो परफेक्ट में देखो, हैड आएगा, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म एक में ही है, तो इसमें लग गया हैड स्टॉप्ड, यानी हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। आप तो याद रखो, अगर एक तरफ सिंपल पास्ट यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म आई है तो दूसरी तरफ हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। 23 का प्रश्न देखो, सी लुक्ड, यानी इसमें क्या है, लुक्ड, यानी कौन सी फॉर्म आई है, वर्ब की सेकंड फॉर्म आई है, यानी सिंपल पास्ट टेंस यूज हुआ है। एज इफ सी फॉर ईयर्स, अब इसमें देखो, वो हैड बीन प्लस ING वाला तो है नहीं, 4 ईयर्स के लिए हमने बात की थी। फोर का प्रयोग कहाँ कर सकते हैं, पास्ट परफेक्ट में भी करते हैं, तो इसमें क्या आ जाएगा, हैड नॉट वास्ट आ जाएगा। तीनों में और हैड था ही नहीं, और तीनों में हैड नहीं था, हमें तो पास्ट टेंस ही लगाना था, तो इसमें क्या आ जाएगा, सी लुक्ड एज इफ सी हैड नॉट वास्ड 4 ईयर्स, क्योंकि एक तरफ सिंपल पास्ट था तो दूसरी तरफ पास्ट परफेक्ट आएगा। 24 का देखना, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर, हैड डाइड, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है, जब पेशेंट मर चुका था, यानी जो पहले काम हुआ उसके लिए पास्ट परफेक्ट लगाते हैं। जब डॉक्टर आया तो पहला काम तो पास्ट परफेक्ट लगा के दे दिया, तो अब हमें क्या लगाना है, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी है। कम की सेकंड फॉर्म क्या होती है, केम होती है, ये तीनों कट चुके हैं। यानी आपको एक ट्रिक याद रखनी है, पास्ट वाला एक प्रश्न आपके जरूर पूछा जाएगा कि अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म आ जाए एक साइड तो दूसरी तरफ हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। अगर आपको हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म दे दी जाए तो दूसरी तरफ आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म देखने को मिलेगी।
अब फ्यूचर टेंस की बात कर लेते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट यानी सिंपल फ्यूचर में क्या आता है, विल और शैल का प्रयोग होता है। विल शैल के पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। आई और वी के साथ शैल लगाते हैं, बाकी के साथ विल लगाते हैं। आजकल सबके साथ विल लगता है। एडवर्ब क्या होती है, कैसे पता चलेगा ये फ्यूचर टेंस है, आपको टुमारो, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर, सून, इन ए फ्यू मिनट्स, डेज, समडे ऐसे शब्द देखने को मिलेंगे। आपको टुमारो, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर जैसे शब्द देखने को मिलेंगे। और क्या हो सकता है, प्रस्ताव या अनुरोध हो सकता है, ऑफर हो सकता है, प्रोमिस या रिक्वेस्ट के लिए भी हम सिंपल फ्यूचर का यूज करते हैं। देखो, आई विल हेल्प यू, वादा, विल यू ज्वाइन मी, निवेदन, भविष्यवाणी, अनुमान या विश्वास, इंडिया विल विन द मैच, इसमें भविष्यवाणी की संभावना है। सी विल बी ए ग्रेट डॉक्टर, यह एक विश्वास है। अगर वादा, निवेदन, भविष्यवाणी, अनुमान या विश्वास को दर्शाया जाता है तो उसमें भी हम विल का प्रयोग करते हैं। अब ट्रिक देख लो, एक और ट्रिक है, फ्यूचर के साथ फ्यूचर नहीं लगता। एक तरफ फ्यूचर टेंस है तो दूसरी तरफ फ्यूचर नहीं लगता। टाइम क्लोज में प्रेजेंट टेंस आता है। एक तरफ अगर प्रेजेंट टेंस है तो दूसरी तरफ फ्यूचर आ सकता है। अगर एक तरफ फ्यूचर टेंस आ गया तो दूसरी तरफ प्रेजेंट टेंस ही आएगा, फ्यूचर के साथ फ्यूचर नहीं लगता है। आई विल कॉल यू, देखो यहाँ विल आ गया तो आगे प्रेजेंट टेंस आएगा। सी विल लीव आफ्टर, अगर यहाँ विल आ गया यानी फ्यूचर टेंस है तो दूसरा जो आगे जो टेंस आएगा वो प्रेजेंट टेंस आएगा। याद रखना, फ्यूचर के साथ फ्यूचर नहीं लगता, दूसरे वाक्य में प्रेजेंट टेंस ही आएगा। अगर इफ के साथ प्रेजेंट टेंस है तो आगे विल आएगा, लेकिन पास्ट टेंस है अगर तो पास्ट के साथ तो पास्ट ही आएगा। फ्यूचर कंटिन्यूस देख लो, स्पीड से क्योंकि कम पूछा जाता है। फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का प्रयोग उस कार्य के लिए होता है जो भविष्य में किसी निश्चित समय चल रहा होगा। भविष्य का कोई समय बताएंगे कि कुछ समय काम जारी होगा। इसमें क्या लगता है, विल बी प्लस वर्ब की में ING लगता है। तो व्हेन यू अराइव शी विल बी सिंगिंग, जब तुम आओगे वह सो रही होगी। एट 9 o'clock वी विल बी हैविंग डिनर, 9 बजे हम डिनर कर रहे होंगे। तो ऐसे में लगता है विल बी। देखो, व्हेन यू अराइव जब तुम आओगे, व्हेन यू अराइव जब तुम आओगे, शी विल बी स्लीपिंग वह सो रही होगी। तो इसमें भविष्य के लिए वो काम के लिए आता है जब वो भविष्य में किसी निश्चित समय पर चल रहा होगा। समझ चुके होंगे। फ्यूचर परफेक्ट देखना उन कार्यों के लिए होता है जो भविष्य में किसी निश्चित समय तक पूरे हो चुके होंगे। इसमें विल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। ही विल हैव रिटन द लेटर बाय टुमारो, इसमें देखो समय से पहले बाय का प्रयोग करते हैं फ्यूचर परफेक्ट में। वह कल तक पवित्र अवश्य लिख चुका होगा। अगर बाय टुमारो आपको दिख जाए तब आप उसमें विल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देना। बाय टुमारो यानी कल तक। आई विल हैव लेफ्ट बाय टुमारो, जब भी आपको बाय टुमारो यानी बाय लगा के कोई समय दिख जाए तब आप सोच लेना कि वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। और लास्ट है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, भविष्य में कोई कार्य एक निश्चित समय तक लगातार चल रहा होगा। इसमें विल हैव बीन प्लस वर्ब में ING लगता है। आई विल हैव बीन वर्किंग हियर फॉर 5 years, देखो 4 लग गया, समय के लिए अवधि थी। मैं यहाँ 5 वर्षों से काम कर रहा होऊंगा, फ्यूचर था तो हमने इसमें विल हैव बीन प्लस ING लगा दिया। कुछ प्रश्न देख लो, 25 का प्रश्न देखना। स्प्रिंग कम अगेन, स्प्रिंग कम अगेन यानी बसंत फिर आएगा। फ्यूचर की बात है तो क्या लग जाएगा, विल लग जाएगा। बसंत फिर आएगा, अच्छा प्रश्न है, पूछा जा सकता है दोबारा। स्प्रिंग कम अगेन तो क्या लगेगा, इसमें विल लगेगा। 26 का देखना। इवन इफ यू डू नॉट वर्क फॉर मी आई वर्क, देखो डू नॉट आया है यानी प्रेजेंट टेंस आया है। एक तरफ प्रेजेंट आ जाए तो दूसरी तरफ फ्यूचर आने की संभावना बढ़ जाती है। वुड, शुड, कुड ये तीनों पास्ट को दर्शाते हैं, इसलिए आ ही नहीं सकते प्रेजेंट के साथ, क्योंकि अगर ये आ जाते तो पीछे प्रेजेंट नहीं आता, पास्ट ही आता। एक ही शब्द था विल डू, विल आएगा क्योंकि विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है तो विल, डू तो फर्स्ट फॉर्म है तो विल आएगा। अगर इधर प्रेजेंट टेंस है तो आगे विल आएगा। 27 का देख लो। बाय टुमारो आफ्टरनून द प्लेन कैरिंग मेडिसिन फॉर वार विक्टिज्म ऑफ द यूक्रेन, तो ये भविष्य की बातें हो रही है। बाय टुमारो आया है तो इसमें क्या आ जाएगा, इसमें टेक्स तो आ नहीं सकता। विल बी टेकिंग, विल टेक आ नहीं सकता, विल टेक तो आता ही नहीं है। तो देखो विल हैव टेकन हो जाएगा। इसमें वो हो रहा है कि बाय टुमारो आफ्टरनून द प्लेन कैरिंग मेडिसिन फॉर वार विक्टिज्म ऑफ द यूक्रेन, तो इसमें विल हैव टेकन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विल हैव टेकन हो जाएगा। CET में पूछा गया था। 26 का देख लो। ही गो टू बॉम्बे टुमारो, टुमारो आया, हमें पता चला कौन सा टेंस है, फ्यूचर टेंस है तो क्या लगा दो, विल लगा दो। विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है तो हैज, हैड, गोन ये सब काट दो, विल और गो लगा दो। विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी तो ऑप्शन नंबर A करेक्ट है, विल गो। क्योंकि टुमारो से क्या पता चला, हमें पता चला कि ये कौन सा टेंस है, फ्यूचर टेंस है।
अब आपको टेंस अच्छे से क्लियर हो चुके होंगे। मैंने पर्सनों के साथ इस क्लास को बड़ी देने का निर्णय इसलिए लिया क्योंकि अगर पर्सन आपके दिमाग में रह गए कि टुमारो के हमें क्या लगाना है, अगर विल आ गया तो उधर प्रेजेंट आएगा, इधर पास्ट है तो उधर पास्ट आएगा, इधर वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो उधर वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी क्योंकि सिंपल पास्ट आएगा। यह आपको याद इसी ट्रिक से रह पाएंगे, वरना बिल्कुल इसको शॉर्ट में दिया जाता तो इसमें कोई मैटर ही नहीं रहता। अब 28 का प्रश्न देखना आप, इफ दे दैट पिक्चर लोअर पीपल वुड बी एबल टू सीट। आगे देखो यहाँ वुड मिल गया यानी पास्ट टेंस को बता रहा है, उधर पास्ट टेंस को बता रहा है, तो पहले क्या आएगा, सिंपल पास्ट आएगा। आगे वुड कब लगता है, इफ के साथ, अगर आगे वुड कब लगता है, जब इफ के साथ सिंपल यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है तो आगे क्या लग जाता है, वुड। अगर इफ के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है तो आगे क्या लगता है, विल लगता है। लेकिन अगर वर्ब इफ के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है तो आगे क्या लगता है, वुड लगता है। तो वर्ब की सेकंड फॉर्म ढूंढ लो। देखो इस हैंग की सेकंड फॉर्म क्या होती है, हंग होती है। इस फॉर्म को याद रखना, हंग HUNG, ये हंग है, ये वो सेकंड फॉर्म होती है। हैंग की सेकंड फॉर्म हंग होती है, हैंग हंग हंग। तो हंग HUNG होता है, वो होती है सेकंड फॉर्म। आप HANG मत कर देना, हंग हैंग हंग ऐसे मत कर देना, ये होती है हैंग हंग हंग। तो इसमें हंग HUNG है, वो वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। 29 का प्रश्न देखना, राम एज वेल एज हिज ब्रदर्स कमिंग टूडे। आपका टेंस वाला टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। अब हमारे पर्सन है वो सीक्वेंस ऑफ टेंस के चल रहे हैं। तो देखो राम एज वेल एज हिज ब्रदर्स कमिंग टुडे। अब आपको ये जो सीक्वेंस ऑफ टेंस है इसमें एग्जामिनर आपको ट्रबल में डालने की कोशिश करेगा, यानी कंफ्यूज करने की कोशिश करेगा। यहाँ देखो ब्रोदर्स दिया है, अब ब्रोदर्स देते आपके दिमाग में आया ब्रोदर्स कैसा है, बहुवचन है, तो इनमें एक वचन वालों को काट दो। लेकिन इसमें एक शब्द देखो एज वेल एज आया है। अब देखो इसका एक नियम होता है, जब दो सब्जेक्ट, देखो राम और हिज ब्रोदर, इसमें दो सब्जेक्ट हैं, एक तो राम सब्जेक्ट है, एक हिज ब्रोदर सब्जेक्ट है, दो सब्जेक्ट हैं। जब दो सब्जेक्ट एज वेल एज, अलोंग विद या टुगेदर विद से जुड़े हों तो वर्ब मुख्य सब्जेक्ट के अनुसार लगती है। इसमें मुख्य सब्जेक्ट कौन सा है, इसमें मुख्य सब्जेक्ट है राम। तो याद रखना, जब दो सब्जेक्ट हो एज वेल एज, अलोंग विद, टुगेदर विद से जुड़े हों तो वर्ब है ना वो मुख्य सब्जेक्ट के अनुसार लगती है। तो इसमें मुख्य सब्जेक्ट क्या है, राम है, तो राम के अनुसार वर्ब लगानी है। अब राम कैसा है, एक वचन है, तो इसमें आर नहीं आएगा, वर नहीं आएगा, हैव बीन नहीं आएगा, तीनों ही बहुवचन है, तीनों ही नहीं आएगी। इसमें क्या आएगा, इज आएगा। देखो अच्छा पर्सन था, इज आएगा। याद रखना, जब दो सब्जेक्ट एज वेल एज, अलोंग विद या टुगेदर विद से जुड़े हो तो वर्ब है ना मुख्य सब्जेक्ट के अनुसार लगती है, यानी मुख्य सब्जेक्ट जो पहले आता है वो होता है, तो उसके अनुसार लगानी है। तो वो अगर एक वचन है तो एक वचन ही लगेगी, आगे वाले को आप मत देख लेना। क्वेश्चन नंबर 30 का देखना, आइदर द बॉय और द गर्ल एट फॉल्ट। आइदर द बॉय और द गर्ल, आइदर और का नियम ना देख लो ध्यान से। आइदर और वाले वाक्य में वर्ब क्रिया का रूप उस दूसरे सब्जेक्ट जो और के बाद आता है उसके अनुसार लगता है। अब आइदर द बॉय और द गर्ल, इसमें आइदर और के बाद में जो लास्ट सब्जेक्ट आता है उसके अनुसार वर्ब लगानी होती है। तो द गर्ल के अनुसार लगानी है। द गर्ल कैसा है, एक वचन है, यहाँ द गर्ल सिंगुलर है, और के बाद है, इसलिए सिंगुलर वर्ब ही लगेगी। तो देखो वर्ब बहुवचन है, आर बहुवचन है, हैव बहुवचन है, तो इसमें क्या लग जाएगा, वाज लग जाएगा। देखो आइदर एज वेल एज वाले में तो क्या हो रहा था, पहले सब्जेक्ट के अनुसार लगानी थी। आइदर और वाले में क्या है, जो लास्ट सब्जेक्ट आता है उसके अनुसार वर्ब लगानी है। तो गर्ल के बाद में क्या लग जाएगा, वाज लग जाएगा। अच्छा प्रश्न था, दोनों को याद रखना नियम को। तीसरा नियम देखना, सीक्वेंस ऑफ टेंस इन पर्पज क्लोज। देखो सीक्वेंस ऑफ टेंस का ध्यान रखना है। सो दैट, सो के साथ हमेशा क्या आता है, सो के साथ दैट या सो दैट, इन ऑर्डर दैट, लिस्ट, इन तीनों के बारे में हम अध्ययन करेंगे। देखो सो दैट और इन ऑर्डर दैट के साथ मे, विल, माइट या वुड में बदल जाता है। इसमें आप इजी सा याद रखना, अगर देखो सो दैट आ रहा है, सब में सो दैट आएगा, तो देखो ही स्टडीड हार्ड, सो दैट, स्टडीड आया है, कौन सा टेंस है, सेकंड फॉर्म आई है तो पास्ट टेंस है। अगर इधर पास्ट आ गया और सो दैट आ गया तो आगे आप क्या लगा दोगे, माइट लगा दोगे। देखो मे का पास्ट टेंस क्या होता है, माइट होता है। विल का पास्ट टेंस क्या होता है, वुड होता है। अगर यहाँ स्टडीड आ गया तो आगे क्या आएगा, माइट आएगा, मे कभी नहीं आएगा, विल भी कभी नहीं आएगा। अब दूसरा देखो आई एम वर्किंग, एम लगा है तो प्रेजेंट टेंस था, इसमें सो दैट लगा है तो आगे क्या आ जाएगा, मे आ जाएगा, माइट वुड नहीं आएगा, क्योंकि प्रेजेंट के साथ प्रेजेंट ही आएगा। तीसरा देखो ही सैड दैट लगा है, सैड के साथ दैट लगा है, पास्ट टेंस है, तो ही वाज वर्किंग हार्ड, सो दैट भी लग गया, तो आगे क्या आएगा, माइट आ जाएगा। पास्ट के साथ तो लगता है माइट और वुड, प्रेजेंट के साथ लगता है मे और विल। अब लिस्ट वाला याद रखना, लिस्ट के साथ हमेशा शुड या शुड नॉट आता है। देखो लिस्ट के साथ हमेशा शुड या शुड नॉट आता है और कुछ नहीं आता है। देखो वहाँ केयरफुली लिस्ट यू शुड फॉल, तो लिस्ट आ गया है यहाँ, तो यहाँ क्या लगेगा, शुड लगेगा।
सी वर्कड हार्ड, लिस्ट सी शुड फेल। अब देखो याद रखना, जहाँ लिस्ट आ जाए LEST दिख जाए, वहाँ आगे अगर रिक्त स्थान है तो उसमें हमेशा शुड ही लगना है। अब सीक्वेंस ऑफ टेंस वाले में भी आप याद रखना, अगर दो घटनाएं साथ साथ ही हो गई तो सिंपल पास्ट और सिंपल पास्ट दोनों में सिंपल पास्ट लगा सकते हैं, दोनों में फर्स्ट सेकंड फॉर्म आ सकती है। व्हेन आई एंटर्ड ही स्टूड अप, अगर दो घटनाएं साथ में ही हो रही है तो दोनों में हम सिंपल पास्ट लगा सकते हैं। एक घटना पहले हो गई तो जो पहले हो रही है वो पास्ट परफेक्ट में लगती है, दूसरी सिंपल पास्ट में लगती है, हम पढ़ चुके हैं। पहला कार्य चल रहा था तभी दूसरा अचानक हुआ तो पहला एक पास्ट कंटिन्यूस कर दो, दूसरे में सिंपल पास्ट लगा दो। हमने पढ़ा है व्हेन आई वॉज वॉकिंग आई फेल, पास्ट कंटिन्यूस और सिंपल पास्ट वाले नियम हमने तीनों पढ़े हैं। अब देखो, जब व्हेन के साथ फ्यूचर की बात हो, जब व्हेन के साथ फ्यूचर की बात हो तो व्हेन के बाद फ्यूचर टेंस का प्रयोग नहीं होता बल्कि प्रेजेंट टेंस का प्रयोग होता है। वेन के साथ प्रेजेंट फ्यूचर की बात हम पढ़ चुके हैं। देखो, जब वेन के साथ अगर यहाँ विल आ गया तो आगे प्रेजेंट टेंस लगा दो, सिंपल प्रेजेंट। अगर यहाँ वेन के साथ प्रेजेंट टेंस आ गया तो आगे विल लगा दो। हमने पढ़ा है अगर एक तरफ इफ वाला पढ़ा था सेम वही है, अगर एक तरफ प्रेजेंट टेंस तो आगे विल लगा दो, अगर विल पहले लग गया तो आगे प्रेजेंट टेंस लगा दो। लेकिन पास्ट में क्या होता है, पास्ट में जो हमने नियम पढ़े हैं वही होते हैं। ये नियम दोबारा देख लो, पहला देख लो, इफ के साथ अगर प्रेजेंट है तो आगे क्या लग जाएगा, फ्यूचर लग जाएगा। देखो, इफ यू वर्क हार्ड यू विल सक्सीड, यहाँ वर्क हार्ड प्रेजेंट था तो आगे क्या लग गया, विल लग गया। देखो दूसरे में देखो, अगर इफ के साथ पास्ट टेंस है यानी सेकंड फॉर्म है तो आगे क्या हो जाएगा, विल का वुड हो जाएगा। देखो, इफ आई हैड मनी आई वुड बाय ए कार, हैड आ गया यानी यहाँ क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो आगे क्या लग गया, वुड लग गया। यहाँ देखो, हैड के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं है इसलिए परफेक्ट टेंस नहीं है। यहाँ हैड है ना, वो सिंपल पास्ट टेंस का ही यूज हो रहा है तो आगे क्या हो गया, वुड हो गया। पहले में देखो, अगर यहाँ फर्स्ट फॉर्म आई यानी प्रेजेंट टेंस था तो आगे विल हो गया, अगर पहले पास्ट टेंस था तो आगे वुड हो गया। तीसरा देखो, अगर इफ के साथ पास्ट परफेक्ट आ जाए तो आगे वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। अब देखो, इफ ही हैड स्टडीड, इसमें हैड के साथ स्टडीड यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है, यहाँ हैड है वो परफेक्ट को बता रहा है। अगर इफ के साथ पास्ट परफेक्ट टेंस आ जाए तो आगे वुड के साथ हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। याद रख लेना, अगर इफ के साथ पास्ट परफेक्ट टेंस आता है तो आगे वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। आगे देखो, हम सारे नियम पढ़ चुके हैं, दोबारा रिवीजन हो रहे हैं क्योंकि सीक्वेंस ऑफ टेंस चल रहा है। जब एक घटना पहले की हो तो पहले वाली पास्ट परफेक्ट में होती है, बाद वाली पास्ट सिंपल में होती है। पहले में हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, बाद में वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। अब देखो, आफ्टर और बिफोर वाला नियम और देख लो। देखो, आफ्टर के साथ अगर पास्ट परफेक्ट आया है तो आगे पास्ट सिंपल आएगा, बिफोर के साथ पास्ट सिंपल आया है तो आगे पास्ट परफेक्ट आएगा। वही बात है, आफ्टर ही हैड ईटन ही वेंट टू स्कूल, खाने के बाद वह स्कूल गया। होमवर्क खत्म करने के बाद टीवी देखा। आफ्टर आई हैड फिनिश्ड माई होमवर्क आई वॉच्ड टीवी, यानी इनमें जो काम पहले हो रहा है उसके लिए पास्ट परफेक्ट लगा दो, बाद में हो रहा है उसके लिए पास्ट सिंपल लगा दो। पास्ट सिंपल में वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है। अब देखो, अगर व्हील के साथ दो एक्शन एक साथ चलते हैं तो दोनों को पास्ट कंटिन्यूस लिख सकते हैं। अगर एक एक्शन चल रही थी तभी दूसरी हुई तो पहला पास्ट कंटिन्यूस कर दो, दूसरा सिंपल पास्ट कर दो। व्हील आई वाज कुकिंग माई ब्रदर वाज वाचिंग टीवी, दोनों काम साथ हैं, दोनों में ING वाले लगा दिए, वाज प्लस ING लगा दिया। व्हील वी वर प्लेइंग द टीचर केम, जब हम खेल रहे थे तब शिक्षक आ गए। तो पहले में हमने एक काम होने पर दूसरा हुआ है तो पहले में हमने लगा दिया वाज प्लस ING यानी कंटिन्यूस, दूसरे में लगा दिया सिंपल पास्ट। 32 का एक पर्सन भी देख लो साथ में, वेन आई सा, वेन के आई सा यानी सिंपल पास्ट टेंस वर्ब की सेकंड फॉर्म आई है तो वेन आई सा हर सी फॉर हर फ्रेंड। अगर इधर सिंपल पास्ट आ गया तो आगे क्या आएगा कि मैंने जब उसे देखा वो अपने फ्रेंड का इंतजार कर रही थी। तो पहला तो आ गया है सिंपल पास्ट में, वेन के साथ सिंपल पास्ट आता है तो आगे क्या लगता है, पास्ट कंटिन्यूस लगता है। तो हैड हार्ड वाला कुछ भी नहीं लगता है, हमें पता है वाज प्लस वेटिंग लगता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। और पहले सिंपल पास्ट आ चुका था वेन के साथ तो आगे पास्ट कंटिन्यूस लगना था, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अब देखो, विद इट, एक तो होता है इट इज टाइम, एक होता है इट्स हाई टाइम, दोनों ही पास्ट टेंस, दोनों के साथ ही पास्ट टेंस आता है। याद रखना, एक तो होता है इट इज टाइम, एक होता है इट्स हाई टाइम, दोनों के साथ पास्ट टेंस आता है। यह एक्सप्रेशन वर्तमान या भविष्य की इच्छा दर्शाते हैं लेकिन इनके साथ पास्ट टेंस यूज होता है। देखो, इट इज टाइम वी लेफ्ट, लेफ्ट क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म आई है।
इट्स हाई टाइम यू टुक योर स्टडीज सीरियसली। टेक की सेकंड फॉर्म क्या होती है, टुक होती है। तो यहाँ क्या है, यहाँ सेकंड फॉर्म आई है, यहाँ लेफ्ट भी सेकंड फॉर्म आई है। आप याद रखना, जब भी इट इज़ टाइम या इट इज़ हाई टाइम जब ये शब्द मिल जाए आपको पहले शुरू में, तो आगे आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी है, यानी पास्ट टेंस लगाना है। पर्सन देख लो एक, इट इज़ टाइम दे वर्किंग ऑन द प्रोजेक्ट। अब देखो इट्स टाइम आ गया, हमें पता पास्ट टेंस लगाना है, तो वुड स्टार्ट छोड़ दो, स्टार्ट छोड़ दो, विल छोड़ दो, स्टार्टेड लगा दो। स्टार्टेड वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो स्टार्टेड लगा दो। याद रखना, इट इज़ टाइम या इट्स हाई टाइम आ जाए तो हमें सिंपल पास्ट यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी है। अब देखो, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग द स्कूल गार्डन। अब देखो स्टूडेंट्स, आपको ऐसा ही वाक्य में कंफ्यूज करने की एग्जामिनर कोशिश करेगा। स्टूडेंट्स आपने देखा बहुवचन है, लेकिन इसके पीछे आप देखना कि ईच ऑफ द स्टूडेंट्स, ईच जो है, ईच यानी ईच का अर्थ होता है प्रत्येक, तो ईच ऑफ द स्टूडेंट्स ये क्या बता रहा है, ईच ऑफ के बाद भले ही प्लूरल नाउन आता है जैसे स्टूडेंट्स, लेकिन यह एक एक को दर्शाता है, इसलिए इसे सिंगुलर माना जाता है। यानी ईच के साथ आगे से कोई प्लूरल नाउन भी आ जाए तब भी उसे हम एक वचन ही मानते हैं। तो ईच ऑफ द स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स तो आपको बहुवचन दिखेगा, लेकिन पहले ईच आ रखा है तो ये एक वचन ही है, तो एक वचन वर्ब लगानी है। तो वो वर्ब बहुवचन था, कट गया, आर बहुवचन था, कट गया। मस्ट का यहाँ कोई अर्थ नहीं निकल रहा था, इसलिए मस्ट भी नहीं आएगा, क्या आएगा, इज आएगा, क्योंकि ईच के साथ क्या लगने हैं, एक वचन वर्ब लगनी है। 35 का प्रश्न देखना, नाइदर सी नोर आई गेटिंग द ट्रॉफी दिस ईयर। हमें बताता नाइदर, नोर, आइदर, और, इनमें जो आगे वाक्य आता है, जो सब्जेक्ट आता है, उसके अनुसार हेल्पिंग वर्ब लगती है। तो आई के साथ क्या लगता है, एम लगता है। हमें बताया आई के साथ क्या लगता है, एम लगता है। एक 36 का प्रश्न देखना, नोट वन ऑफ द लेक्चर्स इंटरेस्टिंग। तो यहाँ क्या आएगा लेक्चर्स के आगे, अब आप देख लो, देखो नोट वन ऑफ द लेक्चर्स, ये वाक्य भले ही लेक्चर्स यानी प्लूरल नाउन का उपयोग कर रहा है, लेकिन नोट वन ऑफ ये एक सिंगुलर स्ट्रक्चर देता है। ये लेक्चर्स देखो यहाँ बहुवचन है, लेकिन इसके पीछे देखो नोट वन ऑफ द, ये एक वचन को बताता है, इसलिए ये एक वचन बन जाता है। जो अभी पहले प्रश्न था ना, वो ईच वाला, ईच की तरह ही होता है, नोट वन ऑफ द, तो इसके साथ एक वचन वर्ब आएगी। हैव बीन क्या है, बहुवचन है, आर वर्ब बहुवचन है, तो इज आएगा, इसलिए इसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब ही आएगी। देखो नोट वन ऑफ द लेक्चर्स, ऐसे जब यहाँ बहुवचन आ जाए आपके एग्जाम में, तो आपका एक बार दिमाग जरूर जाना चाहिए कि इसके पीछे कोई ऐसा शब्द तो नहीं है जो एक वचन को बता रहा है। एग्जामिनर ऐसे ही आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करेगा, तो लेक्चर्स के आगे क्या आ जाएगा, इज आ जाएगा। 37 का देखना, पॉलिटिक्स विद हिम द बिजनेस ऑफ हिज लाइफ। अब ये पॉलिटिक्स जो शब्द होता है, इसमें एस लगता है, लेकिन ये बहुवचन नहीं होता है। पॉलिटिक्स यानी राजनीति, तो इसके लिए हम बहुवचन नहीं लगाते हैं, तो इसमें क्या होएगा, वाज आएगा। पॉलिटिक्स वाज विद हिम द बिजनेस ऑफ हिज लाइफ, ये हैज, हैव, इन ये आई नहीं सकते इसमें, तो पॉलिटिक्स भी बहुवचन नहीं है, इसमें एस लगा हुआ है, लेकिन इसके साथ भी क्या आएगा, वाज आएगा, वर नहीं आएगा। याद रखना, इस पॉलिटिक्स नाम को थर्ड ग्रेड में पूछा हुआ है, दोबारा पूछा जा सकता है। 38 का क्वेश्चन देखना, द शिप सिंक इन द ओशियन येस्टरडे। येस्टरडे आया, हमें पता चला सिंपल पास्ट है, वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। तो सिंक की सेकंड फॉर्म क्या होती है, सिंक की सेकंड फॉर्म होती है सैंक, सिंक, सैंक, संक। तो सिंक की सेकंड फॉर्म याद रखना, सिंक की सेकंड फॉर्म क्या होती है, सैंक होती है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। 39 का प्रश्न देखना, द टीचर सैड दैट ऑयल फ्लोट ऑन द वाटर। हमने एक बात की थी कि द टीचर सैड, यहाँ सैड दैट ये हमने कब पढ़ा था, जब हमने रिपोर्टेड स्पीच की बात की थी। ये रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य है, तो इसमें देखो अगर यहाँ पास्ट टेंस है तो आगे टेंस चेंज होता है, लेकिन हमने बात की थी आगे अगर कोई यूनिवर्सल ट्रूथ का वाक्य है तो कोई भी चेंज नहीं करना है। तो ऑयल फ्लोट्स ऑन वाटर, यानी तेल है जो पानी के ऊपर तैरता है, ये बिल्कुल शाश्वत सत्य है, इसलिए आगे कोई चेंज नहीं होगा। तो द टीचर सैड डैट, आगे कोई पास्ट टेंस नहीं करना है, हमें तो प्रेजेंट ही रखना है। सिंपल प्रेजेंट में होता है यूनिवर्सल ट्रूथ, तो सिंपल प्रेजेंट ही रखना है। तो क्या आएगा, ऑयल कैसा है, एक वचन है या बहुवचन है, एक वचन है, तो एस या ई एस लगा दो तो फ्लोट्स हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। 40 का क्वेश्चन देखना, जनरली होनेस्टी फ्रॉम द हार्ट। जनरली शब्द आया है, हमें पता चला सिंपल प्रेजेंट टेंस है। होनेस्टी, होनेस्टी शब्द कैसा है, होनेस्टी एक वचन शब्द है, तो क्या लग जाएगा, कम्स लग जाएगा, एस या ई एस लगेगा कम में, बाकी सारे काट दो। जनरली शब्द से पता चला सिंपल प्रेजेंट है, तो होनेस्टी एक वचन था, तो हमने कम में क्या लगा दिया, एस या ई एस लगा दिया, तो कम्स, होनेस्टी कम्स फ्रॉम द हार्ट। 41 का देखना, इट कॉस्ट मी
आर एस सो यस्टरडे, यस्टरडे यानी पास्ट टेंस की बात है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। अब देखो कोस्ट, कोस्टेड, हेड कोस्ट, कोस्ट, इसमें देखो आपको पहले पढ़ा रखा है वाक्य, क्योंकि कोस्ट की तीनों फॉर्म सेम होती है, कोई कोस्टेड नहीं आएगा। लगभग लोग इसको कोस्टेड कर देते हैं लेकिन गलत होता है। कोस्ट की तीनों फॉर्म सेम होती है, तो इसमें क्या आएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, कोस्ट का कोस्ट ही आएगा, क्योंकि कोस्ट ही सेकंड फॉर्म होती है। अब सीक्वेंस ऑफ टेंस में हमारा पूरा हो चुका है। अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी करेक्शन ऑफ सेंटेंस की। ये टेंस से ही रिलेटेड है, इसमें भी कोई ज़्यादा कुछ लेना देना नहीं है। करेक्शन ऑफ सेंटेंस वाले में आपको क्या ध्यान रखना है, देखो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का ध्यान रखना है आपको, कि सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद में ऑब्जेक्ट आएगा, उसके बाद में सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद में वर्ब आएगी, वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट आएगा, SVO। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का ध्यान रखना है आपको करेक्शन में। बिल्कुल वाक्य है वो सही होना चाहिए, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब आनी चाहिए, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हमेशा प्लूरल वर्ब ही आनी चाहिए, यानी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का ध्यान रखना है। दूसरा देखो टेंस यानी काल में समानता होनी चाहिए, वाक्य में एक ही समय का उपयोग होना चाहिए। अगर प्रेजेंट है तो प्रेजेंट के साथ फ्यूचर तो आ सकता है, लेकिन अगर वाक्य पास्ट में है तो उसके साथ पास्ट टेंस ही आएगा। ऐसे नहीं है पास्ट टेंस हो एक तरफ और आपने वहाँ फ्यूचर लगा दिया, ऐसा कभी नहीं होगा। तीसरा देखो प्रोनाउन हो गया, यानी सर्वनाम, आर्टिकल, ए एंड द, प्रीपोजिशन हमने पढ़ चुके हैं, मॉडल्स है, उनका सही चुनाव भी जरूरी होता है, वो सही से लगे हुए होने चाहिए। इन सब का भी आपको ध्यान रखना है। डबल नेगेटिव से बचें, यानी एक ही वाक्य में दो नेगेटिव शब्द नहीं होने चाहिए। जैसे आई डू नॉट नीड नो हेल्प, तो नॉट और नो दोनों भी नेगेटिव शब्द हैं, दोनों नहीं होने चाहिए। आई डो नॉट नीड एनी हेल्प, तो ये सही है वो गलत है, दो नेगेटिव शब्द नहीं आने चाहिए। स्पेलिंग और पंक्चुएशन का भी एरर नहीं होना चाहिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का ध्यान रखना है। वर्ब का ध्यान रखेंगे, अगर सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब आएगी, प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब भी आएगी। टेंस का ध्यान रखना है, पास्ट है तो पास्ट ही आएगा। और प्रोनाउन, आर्टिकल, प्रीपोजिशन और मॉडल को आपको ध्यान से देखना है कि इसमें ए एन द प्रीपोजिशन है वो सही लगी हुई है या नहीं है। ये होता है करेक्शन ऑफ सेंटेंस। अब देखो पहला प्रश्न देख लो आप, करेक्शन ऑफ सेंटेंस का ही प्रश्न है। इसमें देखो कौन सा करेक्ट है, देखो आइडेंटिफाई द मोस्ट अप्रोप्रिएट सेंटेंस फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन, ये CET का ही क्वेश्चन है। तो इसमें आप देखो फोर का प्रयोग हुआ है, सब में किसका प्रयोग हुआ है, फोर का। हमें बताया सिंस या फोर का प्रयोग किस में होता है, परफेक्ट कंटिन्यूअस में होता है, जिसमें बीन प्लस ING लगता है। तो देखो वाज लिविंग, वाज लिविंग के साथ कभी फोर का प्रयोग होता है क्या, नहीं होता है, काट दो। इसमें देखो हैड बीन लिविंग, ये छोड़ दो। हैड लिव्ड, हैड लिव्ड के साथ भी फोर का प्रयोग होता है, इसको भी एक बार रख लो। ही लिव्ड इन लंडन, इसमें भी सेकंड फॉर्म यानी सिंपल पास्ट में तो कभी भी फोर का प्रयोग नहीं होता। दोनों दो ऑप्शन कट चुके हैं, दो ऑप्शन बचे हैं, एक बै और एक से। इसमें देखो से में ही हैड लिव्ड इन लंडन फॉर 2 years व्हेन आई विजिटेड हिम। दूसरे में देखो ही हैड बीन लिविंग इन लंडन फॉर 2 years व्हेन आई विजिटेड हिम। हमें पता है सिंस और फोर का प्रयोग किस में होता है, पास्ट परफेक्ट में होता है। तो हैड बीन लिविंग वाला ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, हैड बीन लिविंग आएगा, क्योंकि ये इसमें हैड लिव्ड अगर वो नहीं होता तो ये कर सकते थे, लेकिन ये नहीं आएगा क्योंकि इसमें ही हैड बीन लिविंग इन लंडन फॉर 2 years व्हेन आई विजिटेड हिम। ऑप्शन नंबर बी आएगा, क्योंकि इसमें पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का यूज हुआ है, हैड बीन प्लस ING, क्योंकि इसमें सिंस और फोर का प्रयोग था। इसी तरह आपको एक एक चीज़ को ध्यान से देखना है। पाँच का प्रश्न आप देख लो सेम ही है, इसमें देखो किसका प्रयोग हुआ है, इसमें देखो इन ए वीक्स टाइम का यूज हुआ है, यानी एक सप्ताह के अंदर, इन ए वीक्स टाइम यानी किसी सप्ताह के अंदर कोई काम पूरा हो चुका होगा, यानी ये फ्यूचर परफेक्ट की स्थिति बता रहा था। तो इन ए वीक्स टाइम तो सब में सेम आ रखा था, कोई दिक्कत नहीं थी, हमें फ्यूचर परफेक्ट लगाना था। विल बी, देखो विल बी आ जाता, विल बी के साथ तो क्या लगता है, विल बी के साथ तो हमेशा क्या लगता है, ING लगता है, काट दो। विल बी कंप्लीट, ये भी नहीं होना था क्योंकि ING लगता है। विल के साथ कंप्लीट हो सकता था, लेकिन हमें फ्यूचर परफेक्ट देखना था, तो इसमें हो जाएगा विल हैव कंप्लीट माई वर्क। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, विल हैव कंप्लीटेड, यानी विल हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म वो होता है फ्यूचर परफेक्ट। इन ए वीक्स टाइम यानी फ्यूचर परफेक्ट की स्थिति को बता रहा है कि उस सप्ताह तक काम पूरा हो चुका होगा। ये थी हमारी आज की क्लास, जिसमें हमने टेंस, सीक्वेंस ऑफ टेंस, ट्रांसलेशन और करेक्शन ऑफ सेंटेंस के बारे में चर्चा की।
आपको तो सिर्फ टेंस को याद रखना है कि टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, उसके साथ मेन वर्ब कैसी आती है, आईएनजी लगता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, और आपको सिर्फ सब्जेक्ट ध्यान से देखना है कि सब्जेक्ट एक वचन है या बहुवचन है। इन 3-4 चीज़ों का आप ध्यान रखकर इन चारों टॉपिक के प्रश्न को ईजिली सही कर सकते हो। जब ट्रांसलेशन करो तो आप ध्यान रखना, जब प्रश्नवाचक वाक्य हो उसमें सबसे पहले WH वर्ड आता है, उसके बाद में डायरेक्ट हेल्पिंग वर्ब ही आती है। ये क्लास 1 घंटे की ज़रूर है, लेकिन ये आपके सारे टेंस वाले मैटर को रिवाइज करती है। हमने सारे टेंस को दोबारा से कवर कर लिया है। आई होप अब आपका कोई भी प्रश्न गलत नहीं होगा, आपका जो टेंस है वो थोड़ा और क्लियर हुआ होगा। इसके अंदर हमने लगभग 45 प्रश्नों की भी चर्चा कर ली दोबारा, तो वो प्रश्न भी आपके एग्ज़ाम के लिए बड़े इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। अब हमारी सिर्फ एक क्लास बाकी है, वो है ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन है ही क्या? छोटा सा एक नियम होता है ट्रांसफॉर्मेशन का कि वाक्य का अर्थ नहीं बदलना चाहिए, लेकिन उसका स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा। वाक्य का सिर्फ स्ट्रक्चर चेंज होगा, उसका वाक्य का अर्थ वही रहेगा। इसमें न तो वाक्य का अर्थ बदलेगा, न ही इसमें टेंस का चेंज होगा। ट्रांसफॉर्मेशन में न तो वाक्य का चेंज होना चाहिए, यानी ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, टेंस का चेंज नहीं होना चाहिए और न ही उसका अर्थ चेंज होना चाहिए, सिर्फ उसका स्ट्रक्चर बदल सकते हो आप, यानी उसी बात को आप दूसरे तरीके से कह सकते हो, लेकिन अर्थ चेंज नहीं होना चाहिए और उसका जो टेंस है वो भी चेंज नहीं होना चाहिए। इसके बारे में आज ही हम थोड़ी देर बाद एक और क्लास शॉर्ट में लेकर आएंगे, यानी 5, 7 या 10 मिनट की क्लास रहने वाली है ट्रांसफॉर्मेशन की, तो अभी थोड़े 1-1.5 घंटे बाद में आ जाएगी। तो आपको आज की क्लास कैसी लगी? क्या आपको लगता है कि यह क्लास आपके एग्ज़ाम के लिए लाभदायक सिद्ध होगी? कमेंट में ज़रूर बताना। अगर आपको ये नियम याद रहे तो ये आज जो 4 या 5 टॉपिक पढ़ाए हैं, मुझे नहीं लगता अगर इसकी आपको ट्रिक भी याद रह गई छोटी मोटी भी, कि इधर वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो आगे हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दो। अगर हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई तो सिंपल पास्ट यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा दो। अगर इफ के साथ अगर प्रेजेंट टेंस आ गया तो आगे विल लगा दो। अगर सेकंड फॉर्म आ गई इफ के साथ तो उधर वुड लगा दो। ऐसी बातें अगर आपको याद रह गई ना, तो एग्ज़ाम में आपका प्रश्न कोई गलत नहीं होने वाला है और आपका इंग्लिश का पेपर इतना हार्ड भी नहीं आने वाला है। तो मुझे नहीं लगता कि अब आपको कोई दिक्कत होगी। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राम। आपको एग्ज़ाम के लिए एडवांस में शुभकामनाएं।